नमस्कार, जय भारत। एवी क्लियर? एवी क्लियर? हेलो, स्टार्ट। ठीक है, आज के लेक्चर के बारे में बता दूं क्या-क्या होने वाला है आज, जल्दी से। शुरुआत के 30 मिनट में करीब इलेक्ट्रो फिनिश होगा। तो ये इलेक्ट्रो का लास्ट लेक्चर है। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सदियों तक देखी जाएगी। ठीक है, क्या तुमको कैसा था? दिखता है मेरे को आगे का। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन दिखता है। देखिए, उसके बाद दूसरा आज स्टार्ट होगा इसमें थर्मो। ये थर्मो का पहला लेक्चर है। ठीक है, करीब 1 घंटे ये चलेगा। समझ गए? ओके। तो बीच में लेक्चर के बीच में कोई ये इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये दोनों डाउट आपके जो है सबसे बड़े डाउट आपके क्लियर करती है। ठीक है, नहीं तो आधे टाइम यही पूछते रहते, वो कब स्टार्ट होगा, ये कब मैं कब खत्म होगा। चलिए स्टार्ट। चैट बंद हो रही है, मुंह पे दरवाजा पड़ रहा है, जल्दी से फटाफट अंगूठा दिखाइए, शुरू करें। यस, अब जो हम लोग को पढ़ना बाकी रह गया था वो था सेकेंडरी से। यहां से इलेक्ट्रो का लास्ट लेक्चर स्टार्ट होता है। स्लाइड नंबर 1। आज हम लोग जो बात पढ़ने जा रहे हैं, प्राइमरी सेल पहले पढ़ चुके थे हम लोग, है ना? सेकेंडरी सेल। चलिए, सेकेंडरी सेल में आपको एग्जांपल पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में पहला सवाल, एनोड किसका बनाते हैं? पीबी सॉलिड का। दूसरा सवाल, कैथोड किसका बनाते हैं? PbO2 सॉलिड का। सुनते ये सवाल आते हैं घुमा फिरा के, डायरेक्ट पूछ लेते सब बातें। एंड बोथ आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, दोनों को H2SO4 में डिप किया जाता है। अगला सवाल आएगा, रिएक्शंस क्या होती हैं? स्लाइड नंबर 2। देखिए, रिएक्शन को दिमाग में रखने का तरीके समझिए। सबसे पहले आपने एनोड की रिएक्शन को समझते हैं। एनोड पे क्या हो रहा होगा? एनोड पे अगर आप समझना शुरू करें तो सबसे पहले एनोड पे आपके पास थोड़ा और ऊपर ले लीजिए, इसी में पूरी रिएक्शन खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहले एनोड पे आ जाइए। एनोड पे आपसे कहता है क्या होगा? सबसे पहले लेड का इलेक्ट्रोड होगा, यानी कि पीबी सॉलिड है आपके पास, है ना? इसको आपने डिप कर दिया किसमें? सल्फेट में। तो सबसे पहले जो पीबी सॉलिड है, क्योंकि वो एनोड पे है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2 और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। फिर ये जो Pb+2 यहाँ पे मिलेगा आपको एक्वस फॉर्म में, ये सल्फेट से कंबाइन कर लेगा। जो सल्फेट से कंबाइन कर लेगा तो बना लेगा PbSO4। ठीक है, यहाँ बना लेगा PbSO4। सवाल आपसे एक पूछा जा रहा है कि ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ऊपर, ये दोनों, ये एनोड की रिएक्शंस हैं या कैथोड की, या दोनों की मिला करके हैं? एनोड की है तो ए टाइप करेंगे, कैथोड की है तो बी टाइप करेंगे, दोनों की मिला के तो सी टाइप करेंगे। बोल, ये दोनों रिएक्शन मिला करके एनोड की हैं या कैथोड की, या एनोड कैथोड दोनों की? ABC। आज का पहला खाता खुल चुका है आपका, मुबारक हो। आते आपने अपने जौहर दिखाना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, वीर भोगते वसुंधरा। वीर पुरुष ही धरती का उपभोग करेगा, और आप उन्हीं में से एक हैं। यकीन मानिए, आप बहुत लंबे में हैं। इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन लिए तो गए नहीं है। इस पूरी रिएक्शन में मैंने आपको बताया भी, ये नोड पढ़ रहे हैं, Pb+2 में कन्वर्ट हुआ है, फिर ये आयन इससे कंबाइन हो रहा है और PbSO4 बन रहा है। इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन लेने की बात तो हुई नहीं है, सिर्फ देने की बात हुई है ना? अब लोग चल रहा है, पोल पर क्लिक नहीं हुआ, पोल फ्रीज हो गया था। ये सब देखिए ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए पेपर में आपके सारे सवाल गलत हो जाए, फिर लोग कहते हैं 12 का कि पापा मेरी OMR ऊपर नीचे भर गई थी, 1 का 2 में भर दिया था, 2 का 3 में भर दिया था, बाकी मैंने पेपर पूरा सही किया था। एक बार अगर मुझे OMR भरने का मौका मिल जाए फिर से, तो मैं तहलका मचा दूंगा। लेकिन वो मौका मिलता नहीं है। घर वाले भी इसी में खुश रहते हैं कि मेरा लड़का बहुत तेज है,
और आप भी इसी में गलतफहमी में खुश रहते हैं कि आप बहुत तेज हैं, हालांकि आपको अंदर सच पता है। सुमित तिवारी, अमोल, मनीषा, आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। चैट को फिर से बंद कर दिया जाए। देखिए, तो आज का पहला खाता खुल चुका है, मुबारक हो आपको। तो यहाँ पे इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आप नेट रिएक्शन पाएंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगी नेट रिएक्शन। ये नेट रिएक्शन एनोड की है, अभी एनोड ही चल रहा है, ध्यान दीजिए, एनोड ही चल रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये Pb+2 इससे कैंसिल हो जाएगा, अभी भी एनोड ही चल रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा पहला सवाल कि एनोड पे क्या रिएक्शन हुई है, तो Pb सॉलिड प्लस SO4-2 गिव्स PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। ये नेट रिएक्शन है, ये नेट रिएक्शन एनोड की है। अभी तक मार्केट में कैथोड की रिएक्शन मैंने लिखी ही नहीं है, इतना क्लियर। अब आते हैं कैथोड पे। अब जब आप कैथोड पे आएंगे तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे दूसरा इलेक्ट्रोड है, यहां से कैथोड स्टार्ट होता है। पहले एनोड का हो गया, एनोड की नेट रिएक्शन समझ लिया आपने। आप चाहे तो ये रिएक्शन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, Pb प्लस सल्फेट गिव्स PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं समझा दिया कि दो स्टेप्स में कैसे होती है, ठीक है। कई बार ऐसे घुमा के लिख दिया, मान लो कि दोनों रिएक्शंस किसकी हैं, है ना, तो आप समझ ही नहीं पा रहे किसकी है, इसलिए बता दिया, ठीक है। चलिए कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपने इलेक्ट्रोड किसका लिया, देखो यहाँ पे PbO2 का, ठीक है, इसको डिप किस में किया, H2SO4 पे। H2SO4 में क्या क्या होगा, 2H पॉजिटिव SO4-2। तो ये जो PbO2 है ये भी सल्फेट से कंबाइन करेगा, है ना, और जब H प्लस भी है यहाँ पे देखो, तो H प्लस से भी कंबाइन कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना अभी, तो देखिए PbO2 लेंगे आप, है ना, मीडियम में H प्लस भी है, मीडियम में सल्फेट आयन भी है, ये सब मिल करके इस बार आपको फिर से क्या देते हैं, PbSO4। तो दिमाग में ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों बार PbSO4 बनता है, एनोड पे भी और कैथोड पे भी, ठीक है। अब आप प्रोसेस को बैलेंस वगैरह कर लीजिए। बैलेंस करने के चक्कर में क्या करेंगे, देखो जरा, थोड़ा जगह ले लो, पहले तो इसको पीछे आ जाओ, थोड़ा जगह लो, पीछे से शुरू करते हैं। देखिए यहां से कैथोड की रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिया PbO2 सॉलिड, फिर आपने लिया H पॉजिटिव, फिर आपने लिया सल्फेट, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉन भी तो लेने पड़ेंगे ना, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन भी लेने पड़ेंगे, फिर बनेगा PbSO4। अब जरा बताइए, PbSO4 बन गया, समझ में आ गया, ये इससे कंबाइन हो गया, तो और क्या बनेगा, ये H प्लस इस O से कंबाइन हो जाएगा, तो H2O भी बन जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज बना दीजिए, H2O। प्रोडक्ट क्लियर, कैसे दिमाग में रखने आपको, है ना, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट दिमाग में रखना है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए बैलेंस करिए इसको, बैलेंस जब करेंगे तो कैसे बैलेंस किया जाए, चेक करते हैं। सबसे पहले देखो PbPb तो बैलेंस है भाई, यहाँ पे 1 लगा दिया आपने, यहाँ पे 1 लगा दिया, Pb बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट चेक करो, सल्फेट देखो, सल्फेट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 सल्फेट है, ये भी बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बैलेंसिंग अगर की जाए तो बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है देखिए ये सल्फेट इस वाले सल्फेट से बैलेंस हो चुका है ना, तो इसको मत काउंट करिए ऑक्सीजन को, ये वाला तो इससे बैलेंस हो गया ना, ये गया इससे और ये गया इससे, इस Pb से। अब देखो जो बच रहा है उसको देखो, O2 H प्लस H2O दिख रहा है, O2 H प्लस, इधर H2O दिख रहा है आपको, आराम से दिख रहा है सबको, ठीक है। बैलेंस करने के तरीके देखिए, रटिए नहीं हर चीज को। तो यहाँ पे देखिए O2 है, तो O2 के लिए यहाँ 2 लगा दें, तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगी, 2H2। अब बताओ यहाँ पे कितने H हो गए, 4H, तो यहाँ पे 4 लगा दें, तो यहाँ पे 4H प्लस। अब बताओ क्या करें, अब देखो सब बैलेंस है, केवल 4 चेक करना है आपको, तो 4 का पॉजिटिव, 2 का नेगेटिव, यानी कि 2 का पॉजिटिव इधर है और इधर तो 0 है, तो इधर 2 का नेगेटिव इधर इसमें लगा लें, 2 इलेक्ट्रॉन लगा लें, खत्म हो गया, बैलेंस हो जाएगा मामला। तो बस एक काम और बाकी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा लो। क्या चेक करिए, रिएक्शन बैलेंस है। कैसे बैलेंस किया, आपको समझ में आया कि अभी रट लिया बस, क्योंकि आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए रहेगा, नहीं तो फिर आज के बाद फिर रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, ये किसकी रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन, ये कैथोड की, ये ऊपर वाली एनोड की, ये नीचे वाली कैथोड की। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ये है एनोड, ये है कैथोड, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, फाइनल सेल रिएक्शन आपके पास आने वाली है। आइए लिखें फाइनल सेल रिएक्शन। तो फाइनल सेल रिएक्शन में बताना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का कैंसिल होना जरूरी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, है ना, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 सल्फेट, इलेक्ट्रॉन कट गए, 2 PbSO4 प्लस 2H2। लिख लें, ठीक है, लिख लें फटाफट, चलो स्टार्ट। तो Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, जोड़ते जाइए बस दोनों को, 4H पॉजिटिव, सल्फेट दो आएंगे भाई, देखो ये वाला 2 सल्फेट, 2SO4-2 गिव्स, इलेक्ट्रॉन कट गए, इधर बचेगा 2 PbSO4 और साथ में बनेगा 2H2। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है मामला। ये फाइनल सेल रिएक्शन है, ये सब पूछा जाता है। सवाल देखिए, सवाल यहां से स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल आपसे पूछेगा ये, दूसरा ये, तीसरा आपसे पूछेगा कि एनोड पे क्या होता है, चौथा कैथोड पे क्या होता है, और पांचवा सेल रिएक्शन क्या होती है। इतना पॉइंट सबको क्लियर, चले ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेकेंडरी सेल है, मैंने आपको लिखवाया था, याद होगा आपको, सेकेंडरी सेल को क्या कर सकते हैं आप, रिचार्ज भी कर सकते हैं ना। ये डिस्चार्ज होते हैं, फिर रिचार्ज होते हैं, फिर डिस्चार्ज होते हैं, फिर रिचार्ज होते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। जब ऐसे चलता रहता है तो फिर मतलब कैसे चलता रहता है, तो समझिए ना। अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि डिस्चार्जिंग के वक्त रिएक्शन क्या होती होगी और रिचार्जिंग के वक्त रिएक्शन क्या होती, क्या दोनों में कुछ अंतर होता होगा या सेम रिएक्शन होती होगी। तो आप कहेंगे डिस्चार्जिंग के वक्त और रिचार्जिंग के वक्त रिएक्शन में फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो ये सेल रिएक्शन चलेगी, क्योंकि आपको इस तरीके से सेल चल रहा है, एनोड कैथोड, तो ये डिस्चार्ज की रिएक्शन है। जब ये डिस्चार्ज होगा मतलब धीरे-धीरे खराब हो रहा है सर्किट। सर्किट खराब हो रहा है मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड खराब हो रहे हैं, ये सल्फेट भी खत्म हो रहा है, H+ भी खत्म हो रहा है, ये सब खत्म हो रहा है। सर्किट खराब होता गया, खराब होता गया, खराब होता गया, इसका मतलब कहीं न कहीं इक्विलिब्रियम आने की संभावनाएँ हैं और सर्किट पूरा मारा जा सकता है। जब सर्किट मारा जाएगा तो उसको रिचार्ज करना पड़ेगा और ये रिचार्ज हो सकता है, हर के अंदर काबिलियत नहीं होती रिचार्ज होने की। मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने मेरी पिछली क्लास की हो तो मैंने उसमें बताया था, जो जिंक की वेसल होती है उसमें NH4Cl पड़ा होता है, तो वो एक तरीके से कोरोजन कर देगा, रखे-रखे भी सेल खराब कर देता है। याद है ड्राई सेल लैक्लांसिस है? यस, है ना? और उसमें ऐसा फिनोमेना नहीं चल पाएगा कि आप उसको वापस से रिचार्ज कर पाएँ, क्योंकि जिंक की जो कंटेनर है वही खराब हो जाएगा ना। तो आप वापस से जिंक को कैसे बना दोगे? ना, वापस से जिंक का कंटेनर बंद थोड़ी जाएगा। एक बार कंटेनर खराब हो गया तो अंदर का NH4Cl वगैरह वो सब जो भरा था आपने, वो सब बाहर आ गया। तो प्राइमरी सेल को दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, वो सस्ते सेल हैं, इनको कर सकते हैं। तो जब आप इसको रिचार्ज करेंगे तो ये रिएक्शन पलट जाएगी। देखिए, डिस्चार्जिंग में रिएक्शन ऐसे ही चलेगी, ऐसे। रिचार्जिंग में उल्टी रिएक्शन शुरू हो जाएगी और जो चीजें खत्म हो गई थी वो चीजें वापस से बनानी पड़ेंगी। अभी अपने आप तो होगा नहीं, हमें करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा तो पहला सवाल, डिस्चार्जिंग में क्या रिएक्शन होती है? नंबर 1 सवाल। तो आप कहेंगे वही होती है जो पीछे लिखी हुई थी, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव, वही पीछे वाले रिएक्शन लिख रहे हैं, प्लस 2SO4 माइनस 2 गिव्स 2PbSO4 प्लस 2H2। ठीक है, ये हो गया डिस्चार्जिंग के दौरान। फिर अगला सवाल उठता है रिचार्जिंग के दौरान क्या रिएक्शन होती है? पलट जाती है रिएक्शन। यही पूछा जाता है बार-बार कि रिचार्जिंग के दौरान क्या रिएक्शन होती है? तो आप कहेंगे 2PbSO4, पलट दो इस रिएक्शन को। ये तो मकसद है रिचार्जिंग करने का। 2H2 Pb सॉलिड, वापस से आपको वो चीजें मिलने लगेंगी जो आपने खत्म करी थी शुरू में। 4H पॉजिटिव SO4 माइनस 2। ठीक है, अब बताइए जब ऐसा होगा तो अपने आप तो नहीं होगा। अच्छा, एक अगला सवाल सुनिए, डिस्चार्जिंग के वक्त ये सर्किट किस तरह काम करता है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, क्योंकि आप आउटपुट गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन कर रहे हैं, है ना? लेकिन जब आप रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज ये अपने आप थोड़ी हो जाएगा, रिचार्ज तो कराना पड़ेगा ना। तो रिचार्ज जब आप कराएंगे तो आप बाहर से एक सर्किट जोड़ेंगे, इसमें उससे बड़ी बैटरी जोड़ेंगे ला करके इसमें, तो ये किसकी तरह काम करेगा? ये ऑपरेट करने लगेगा, ऑपरेटिंग लाइक, आप बाहर से इससे भी बड़ी बैटरी जोड़ देंगे, है ना, ऑपरेटिंग लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये पॉइंट समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये समझ में लोगों को नहीं आती, और आती हैं तो फिर वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके आते आते हैं। तो ये सब बातें समझिए, ढंग से नहीं पढ़ते ये सब चीजें, तो इनको बहुत कायदे से आपको समझना है। कुछ भी बात आ सकती है इनमें से एक भी लाइन पे। तो क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग के दौरान किस तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिचार्जिंग के दौरान किस तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बराबर। क्योंकि आप एक्सटर्नली एक बैटरी लगाएंगे जो भी उससे भी बड़ी होगी और वो इसको रिचार्ज करेगी और रिएक्शन पलट देगी। कैसे पलटती है अभी आगे समझेंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल नंबर 3, जब डिस्चार्जिंग होगी तो उस समय क्या हो रहा होगा? तो आप कहेंगे H2SO4 यूज हो रहा होगा। ये बहुत बार सवाल आ चुका है। और जब रिचार्जिंग करेंगे तो क्या होगा? H2SO4 फॉर्म हो रहा होगा। देखिए, जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो ये सब कंज्यूम हो रहा है और जब रिचार्ज हो रहा है तो ये दोनों बन रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, यहाँ रिचार्ज हो रहा है, ये दोनों बन रहे हैं। कितनों को यहाँ तक का मुद्दा क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। ओके, 4 नंबर स्लाइड। 4 नंबर स्लाइड में अगला पॉइंट सुनिए। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रिचार्जिंग होती है उस पर जरा मैं एक दो बातें लिख देता हूँ। रिचार्जिंग हुई कैसे? मैंने पोटेंशियल स्लाइटली ग्रेटर देन the potential of battery is applied in opposite direction. In opposite direction. Then the cell will be recharged.
ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अब आप एक पोटेंशियल लगा देंगे हल्का सा बड़ा, किससे बड़ा, जो बैटरी का पोटेंशियल है उससे भी बड़ा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेल रिचार्ज होने लगता है। कैसे होता है वो भी मैं आगे डायग्राम से भी समझा दूंगा। फिलहाल रिचार्जिंग ऐसे होती है, जो लिखा गया ये तरीका रिचार्ज करने का। ड्यूरिंग रिचार्जिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीछे लिखा उसको यहाँ पे लाइन में भी लिख देता हूं। ये दोनों तीनों लाइनें दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग रिचार्जिंग द सेल ऑपरेट्स लाइक, ये बहुत बार पूछा गया है, रिचार्जिंग के दौरान सेल कैसे काम करता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। ठीक है, कैसे वो समझते हैं जरा, चलिए कैसे उसको समझने के लिए आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर में आपको बताता हूं, क्या दुनिया के हर सेल को रिचार्ज कर सकते हैं आप? नहीं। क्या प्राइमरी को रिचार्ज कर पाए थे? नहीं। सेकेंडरी को कर सकते हैं? यस। 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक रिवर्सिबल सेल और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल सेल। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि आप किसे रिचार्ज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे रिवर्सिबल को कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। कुछ लाइनें में लिख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िए। अ सेल इज सेड टू बी रिवर्सिबल। किसको रिवर्सिबल बोलते हैं आप? रिवर्सिबल समझ लेंगे तो इरिवर्सिबल अपने आप समझ में आ जाएगा। रिवर्सिबल तब बोलेंगे इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फॉलोड। नीचे लिखी कंडीशंस को अगर फॉलो कर लिया जाए, अगर वो फॉलो हो रही हो, तो आप ऐसे सेल को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। कंडीशन नंबर 1, शर्त नंबर 1 है, हर सेल को आप रिचार्ज थोड़ी कर सकते हैं, है ना, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो फॉलो करेगा तभी आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। चेक करने का तरीका, कौन रिचार्ज होने लायक है ना। कंडीशन नंबर 1 सुनिए बहुत ध्यान से, जो मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, सारी लाइनें समझ में आ जाएंगी। केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल, chemical reaction of cell is stopped when an exactly equal external लाइनों को बहुत ध्यान से देखिए, EMF is applied in opposite direction। ये शर्त नंबर 1 है। दूसरी शर्त क्या है? कंडीशन नंबर 2, केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल इज रिवर्स्ड, पलट जाती हैं, एंड द करंट फ्लोज in opposite direction। when, कब होगा ये सब? when the external EMF, वही सेम बात लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज, एक्सटर्नल EMF तो यहां भी लगाएंगे, when the external EMF is applied या ऐसा लिख लीजिए, is slightly greater than that of cell। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अंडरस्टूड है, लिख ही लो अंडरस्टूड तो क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये दोनों बातों को ध्यान से सुनिए, अभी मैं दोनों को और एक्सप्लेन कर दूंगा, मोक्ष मिल जाएगा। कंडीशन नंबर 1 क्या है? कौन से सेल रिवर्सिबल होते हैं? पहली बात, 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को रिचार्ज कर सकते हैं, इरिवर्सिबल को रिचार्ज नहीं कर सकते। हम कैसे पहचानेंगे कौन से सेल रिवर्सिबल होते हैं? ठीक है, तो कहेंगे रिवर्सिबल वो होता है जो 2 कंडीशन फॉलो करे। पहली शर्त नंबर 1 है, जो केमिकल रिएक्शन है सेल की, वो रुक जानी चाहिए जब आप बराबर का ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। अगर आपने बराबर का जितना ईएमएफ दे रहा था सर्किट, उतना ही ईएमएफ आप अपोजिट डायरेक्शन में, उतनी ही बड़ी बैटरी आप अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा दें, तो फिर सेल रिएक्शन रुक जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सेल रिएक्शन रिवर्स हो जानी चाहिए, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर देनी चाहिए अगर हम जो एक्सटर्नल ईएमएफ है अपोजिट डायरेक्शन में उससे भी बड़ा लगा दें। उससे बड़ा मतलब जितना आपने अभी लगाया था ऊपर पहली शर्त में, उससे भी बड़ा अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें,
तो फिर इससे रिएक्शन पलट जानी चाहिए, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो आप कहेंगे वो रिवर्सिबल है, ऐसा नहीं हो पा रहा तो वो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल सेल को रिचार्ज कर सकते हैं, इरिवर्सिबल को नहीं कर सकते। रिवर्सिबल जितने भी होते हैं जनरली वो सेकेंडरी बैटरी होते हैं। वो क्या होते हैं? सेकेंडरी बैटरी। रिवर्सिबल वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी बैटरी। आज से पूछा जाए डैनियल सेल कैसा होता है तो आप बोलेंगे रिचार्जेबल है। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। डैनियल सेल कैसा है? कोई आपसे पूछे डैनियल सेल कैसा है? रिचार्ज डैनियल तो आप खूब पढ़ते हैं ना भाई, आपको डैनियल के बारे में नहीं पता है। मान लीजिए कहते भाई साहब डैनियल सेल इज रिचार्जेबल, है ना, रिवर्सिबल, कहना हमें क्या पता। सही बोल रहा है। डैनियल सेल कैसा है? रिवर्सिबल है, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सही लाइन है। अगर आपको कहीं ऐसा स्टेटमेंट लिखा मिलता है, सही बोल रहा है। अब सही क्यों बोल रहा है इसको समझ लेते हैं। इसका कारण बताओ। कारण बताओ तो मैं आपको दो सर्किट दिखा रहा हूं, जल्दी से ध्यान से देखिए। कंटेनर, कंटेनर, अगली स्लाइड एक और, उसमें भी कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड यहां भी होंगे, दो यहां पे। जरा ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूं। यहां पे जिंक, कॉपर, डैनियल सेल बना रहा है। डैनियल चेक करें रिचार्जेबल है कि नहीं, रिवर्सिबल है कि नहीं। ठीक है, तो पहले आइए केस नंबर 1 पे या कंडीशन नंबर 1 पे। कंडीशन नंबर 1 चेक करिए। अगर आप कह रहे हैं ये रिवर्सिबल है, ये रिचार्ज हो सकता है, तो कंडीशन नंबर 1 चेक करिए। कंडीशन नंबर 1 कैसे चेक करेंगे उसको समझते हैं। थोड़ा जगह ले लेते हैं यार, थोड़ा सा एक्सटर्नल ईएमएफ भी लगाना पड़ेगा ना। बैटरी कहाँ लगाओ फिर, थोड़ा छोटा बना लो इसको। तो मान लीजिए आपने ये बना लिया। अब देखना ध्यान से, आपसे कहता है ये कौन है भैया, तो कहेंगे ये जिंक है। डैनियल सेल बना रहे हो ना, तो ये जिंक है। याद है, भूल गए, ये कॉपर है ना। इसको डिप किया था, याद करो, ZnSO4 में। इसको डिप किया था कॉपर सल्फेट में, याद है। यहीं से कहानी शुरू हुई थी इस हिस्से की, जो आपने दूसरा हिस्सा पढ़ा ना। दूसरा हिस्सा यहीं से स्टार्ट हुआ था, और देखिए कहानी यहीं खत्म हो रही है। तो आपने कहा ये लो भैया। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप इसको जोड़ दें ऐसे, एक वायर के थ्रू। सर्किट चल पड़ा था इस तरीके से, है ना। जब सर्किट चल पड़ा था तो बताना ये किस तरह काम कर रहा था? एनोड की तरह। ये किस तरह काम कर रहा था? कैथोड की तरह। इस पे क्या रिएक्शन हो रही थी? Zn +2 इलेक्ट्रॉन। इस पे क्या चल रही थी? Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ये सब चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। फिर आपने क्या किया? आपने चेक किया क्या ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा? यस, धीरे धीरे खराब हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद इसमें देखिए, मैंने कहा था ना, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा? 0। ई सेल कितना हो जाएगा? 0। ये सर्किट खराब हो सकता है। सब रीजन पढ़ा चुका हूं मैं आपको। जब ये खराब होने लगेगा तो मैं इसको बचाऊंगा, मतलब मैं खत्म नहीं होने दूंगा इस सर्किट को, मैं इसको रिचार्ज करूंगा। रिचार्ज कैसे करूंगा? कंडीशन नंबर 1 चेक करूंगा। होने लायक भी हो कि नहीं हो ये भी देखेंगे ना। जैसे मान लो कोई आदमी किसी को पढ़ा रहा है, पढ़ने समझ रहे हैं, तो मतलब पहले चेक किया जाता है। इसीलिए मैं बीच बीच में आपसे सवाल पूछता रहता हूँ। चेकिंग है वो। आइए देखें। तो मैंने क्या किया, एक बाहर से सर्किट लाके जोड़ दिया इसमें ऐसे। जब बाहर से मैं सर्किट लाके यहाँ जोड़ूंगा तो मैंने एक एक्सटर्नल, देखिए यहाँ पे सोर्स लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा रहा हूं मैं? एक्सटर्नल सोर्स। तो ये जो पीला वाला मैं बाहर से कनेक्ट कर रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक मैं एक्सटर्नल बैटरी लगा रहा हूं, छोटी सी। तो ये लीजिए, ये मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब क्या किया, ये देखिए, ये जो सर्किट है ये बाहर से मैंने कनेक्ट किया। अगर ये मान लो मैं कनेक्ट ना करता तो ये ऐसे चलते रहते दोनों, और कभी ना कभी खत्म हो जाती कहानी। कभी ना कभी कहानी खत्म हो जाती। मैंने क्या किया, इसका पोटेंशियल पता कर लिया स्टैंडर्ड कंडीशन पे। बताइए ई नॉट सेल कितना होता है? 1.10 वोल्ट। डैनियल सेल का बता चुका हूं मैं आपको, निकलवा भी चुका हूं। डैनियल सेल का ई नॉट सेल कितना आता है? 1.10 वोल्ट, है ना। जिंक और कॉपर निकाल के देखिए, आपको एक का 0.76 से आता है डेटा, एक का 0.34। ठीक है, निकाल चुके हैं 1.10 वोल्ट। अब क्या करिए, इतनी ही बराबर की बैटरी आपने यहां लगा दी। देखो ये जो एक्सटर्नल बैटरी आपने लगाई ना, ई एक्सटर्नल, ये कितने वोल्ट की लगाई आपने? 1.10 वोल्ट। लेकिन ध्यान दीजिए, इसकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है। इसकी पोलैरिटी से इसकी पोलैरिटी अपोजिट है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही होगी। समझ पा रहे हैं? ये वाली बैटरी इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। अगर आप ये बराबर की बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं तो कंडीशन नंबर 1 चेक करिए, ये दोनों रिएक्शन बंद हो जाएगी। आप चेक करेंगे तो ये रिएक्शन भी बंद हो जाएगी, ये रिएक्शन भी बंद हो जाएगी, और जो करंट का फ्लो हो रहा था यहाँ पे वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने उतनी ही बड़ी बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी। नेट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। क्या शर्त नंबर 1 फॉलो हो रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही तो अंगूठा दिखाइए बड़ा, तभी शर्त नंबर 2 बताऊं, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। हाँ, मतलब लगे तो यार समझदार आदमी को बता रहे हैं कुछ।
क्लियर है? तो बताइए कंडीशन नंबर 1 चल रही कि नहीं चल रही है? बराबर का ईएमएफ लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा ना, बराबर की बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया आपने। तो जब करंट ही नहीं फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं फ्लो करेंगे नेट में कोई, है ना? देखिए इसकी सर्किट हुआ क्या है, हुआ ये कि करंट का फ्लो इसमें सर्किट में इधर हो रहा था, इसने कहा इधर हो जाएगा, दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अब जो करंट ही नहीं फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं करेगा। तो इस बैटरी ने इस बैटरी को निपटा दिया है, इस बैटरी ने इस बैटरी को निपटा दिया, मतलब इसके पोटेंशियल ने इसके पोटेंशियल को क्रॉस कर दिया है ना, कैंसिल कर दिया। तो नेट में अब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। पॉइंट क्लियर? शर्त नंबर 2 पे आ जाए। शर्त नंबर 2 सुन, ये काफी नहीं होता, ध्यान दीजिए, ये काफी नहीं होता चेक करने के लिए कि रिवर्सिबिलिटी होगी कि नहीं, है ना, ये काफी नहीं होता। कंडीशन नंबर 2 चेक करनी पड़ेगी आपको। आइए देखिए 7 नंबर कंडीशन नंबर, शर्त नंबर 2 ये है। फिर मैं एक डायग्राम बना, अच्छा यहां बना हुआ था ना डायग्राम, चलो हटाओ फिर से बना लेते हैं। चलो देखो कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, देखो। तो कंडीशन नंबर 2 ये कहती है, थोड़ा सा आप और दिमाग लगाइए, एक बार सर्किट को थोड़ा सा और समझ लीजिए। आपने जिंक लिया, कॉपर लिया, है ना, दोनों लेने के बाद आपने एक मिनट रुकना। ये भी क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है? सच में फ्रीज हुआ था क्या? फ्रीज हुआ था, बीच में चले गए थे भैया, फ्रीज नहीं हुआ था, बीच में हम चले गए थे। अगर आपको ये फ्रीज लगा है तो पहचानिए ये भी एक मौका ही था। ठीक है, आइए देखें। देखिए ये सर्किट चल रहा था, इसमें ये सब चल रहा था, और आपने चेक करना है कंडीशन नंबर 2 चल रही कि नहीं। पता है कंडीशन नंबर 2 क्या थी? इसमें बाहर से एक बैटरी जोड़ दें, है ना, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे जोड़ देते हैं। लेकिन इस बार ध्यान ये देने वाली बात है कि जब आप बाहर से एक सर्किट इस बार जोड़ेंगे तो इस बार ध्यान क्या रखेंगे? इस बार देखिए ध्यान ये रखेंगे, बाहर से आपने एक्सटर्नल सोर्स यहां से लाए और इसको लाके जोड़ दिया है। लेकिन इस बार आप बड़ी बैटरी लगाएंगे, समझ पा रहे हैं? बड़ी बैटरी कितनी बड़ी? बहुत। देखिए 1.10 से ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए। क्यों? ये जो आपने इस बार ई एक्सटर्नल यहाँ पे लगाया होगा, है ना, वो इस बार आपने लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इक्वल नहीं होगा, इस बार इक्वल नहीं होगा। पिछली बार इक्वल था, देखो इस बार क्या किया, इक्वल हटा दिया यहाँ से, क्या लगा दिया, ग्रेटर देन 1.10। पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर आप इससे बड़ा पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, देखिए बड़ा पोटेंशियल, इस बैटरी से बड़ा पोटेंशियल, तो क्या होगा, इसकी करंट को इसकी करंट सुपर इंपोज कर जाएगी, तो नेट करंट इसकी वजह से बहेगी। तो बताइए ये सर्किट रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब ये सर्किट किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, क्योंकि ये सोर्स इसको कंट्रोल कर रहा है। ध्यान दीजिए, इसकी वजह से जो अंदर अंदर करंट फ्लो होना चाहिए था, है ना, उसको भी एक्सीड कर गया। देखिए इसका अपना एक सर्किट है, इससे बड़ी बैटरी, ये लग गई अपोजिट डायरेक्शन में तो जीतेगी ये, और ये जीतेगी तो इसकी वजह से करंट डिसाइड होगी। समझ पा रहे हैं? तो बताइए पहले करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती थी? पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते थे, देखो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते थे, Zn निकालता था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे, तो करंट ऐसे बहती थी, करंट ऐसे बहती थी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब करंट मेरे दोस्त ऐसे बहना शुरू हो जाएगी। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो अब करंट कैसे फ्लो करेगी बताओ जल्दी से। तो आप कहेंगे करंट अब ऐसे फ्लो करना शुरू करिए, तो आपको करंट की डायरेक्शन यहाँ जो एक्सटर्नल सर्किट उसमें दिख रही है ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब जो करंट ऐसे फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? ऐसे फ्लो करेंगे अपोजिट डायरेक्शन। चेक करिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे। क्या मामला पलट गया है?
तो बताइए जब मामला पलट गया तो ये रिचार्ज होना शुरू हो चुका है। ये जो है कॉपर है ना, ये किसकी तरह काम करने लगेगा? ये एनोड की तरह काम करने लगेगा और ये जो जिंक है ये कैथोड की तरह काम करने लगेगा। हेलो, अब बताइए कॉपर पे क्या होने लगेगा? ऑक्सीडेशन होने लगेगा। समझ पा रहे हैं? ये एनोड बन जाएगा, इस पे ऑक्सीडेशन होने लगेगा और जो जिंक है उस पे रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। उल्टी कहानी चला दी आपने, यानी कि सेल रिएक्शन अपोजिट हो रही है क्या? ये कैथोड बनेगा, इस पे रिडक्शन होगा। समझ में आ रही बात? नेट रिएक्शन आप लिखेंगे तो नेट रिएक्शन इस बार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन काटो तो बनेगी Cu Zn प्लस 2 प्लस Cu गिव्स Zn प्लस Cu प्लस 2। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं? क्या सेल रिएक्शन अपोजिट होगी? तो आपके दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। कंडीशन नंबर 1 क्या थी बताओ? कंडीशन नंबर 1 थी अगर बराबर की बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो सर्किट में करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अगर आप उससे भी बड़ी बैटरी लगाते हैं तो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा और जो सेल रिएक्शन है वो पलट जाएंगी और दोनों एनोड कैथोड की रिएक्शन पलट जाएंगी और ये सेल रिएक्शन भी पलट जाएगी और सेल रिचार्ज होने के लायक है। इसका मतलब इस सेल को आप रिचार्ज कर सकते हैं, इसीलिए इसको रिवर्सिबल बोला गया है। इसीलिए डैनियल सेल को बाद में रिचार्ज भी करा जा सकता है। नहीं करेंगे तो मर जाएगा, कर देंगे तो बच जाएगा। हेलो, पॉइंट क्लियर तो तोड़िए फटाफट। चैट ओपन कर दे, चैट ओपन हो गई। चलो एक आखिरी जाते थे बात सुन लो, बस खत्म। 8 नंबर पे 2 मिनट में एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, फ्यूल सेल क्या होता है। क्योंकि मैं सब आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि आपको दोबारा कोई किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। फ्यूल सेल आखिरी कंसेप्ट सुन लीजिए, बस निकल लीजिए, उसके बाद खत्म है के लिए। मतलब फिर थर्मो पढ़ेंगे जिसको निकलना निकल लेना यार, उसमें क्या है। निकल तो देखिए आप कभी भी सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में कभी भी निकल सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा, कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए बाद में आना पड़ेगा आपको, बिना बुलाए आ पाएंगे बाद में, ये भी मान लीजिए, ये भी कंफर्म है। तब भी मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको बहुत पता चलेगा। यकीन मानिए तब आपको बहुत पता चलेगा कि कितना, बहुत ज्यादा। इसलिए कोशिश करिए ऐसा ना हो। आइए समझे, फ्यूल सेल की थोड़ी सी कंसेप्ट समझ लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, कुछ हल्का हल्का जान लीजिए बस, है ना, हल्का हल्का। क्योंकि फिर आप ये किताबों में पढ़ेंगे, फिर आपको टाइम लगेगा, है ना, मेहनत लगेगी, आपका दिमाग भी खर्च होगा, समय तो आप फिर भी ले आएंगे, दिमाग भी लगेगा ना वहां पे। ठीक है, आइए देखें, डायग्राम बना देता हूं फिर मैं समझा देता हूं पूरी बात, है ना। H2O2, ठीक है, उसके बाद यहां से निकलेगा H2O। उसके बाद यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सर्किट में और बातें समझ लीजिए। यहाँ पे एक लिक्विड भरा होगा, और ये जो लिक्विड होगा ये होता है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। और फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूल सेल में क्या लिया जाता है, तो फ्यूल सेल में आप कह देंगे यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम लिया जाता है ना। तो यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम लिया जाता है, एक दो लाइन में लिख दे दूंगा। और यहाँ पे पोर्स लिए जाते हैं कार्बन के, ये ठीक है। तो ये जो बनाया मैंने कार्बन के पोर्स, अब मैं एक दो लाइन लिख देता हूँ, समझ लीजिए, फिर एक दो रिएक्शन बता देता हूँ, बस खत्म। ये फ्यूल सेल की डिजाइन, ठीक है। अब फ्यूल सेल में होता क्या, देखिए फ्यूल सेल में ऐसा है कि जैसे हम नॉर्मल सेल पढ़ेंगे ना, तो नॉर्मल सेल में बार बार आपको रिएक्टेंट फीड कराना बहुत मुश्किल है। देखिए रिएक्टेंट है ये दोनों, तो नॉर्मल सेल अगर आप पढ़ते हैं, जैसे आप ये पढ़िए या फिर कोई और पढ़िए, तो इसमें बार बार आपको देखिए रिएक्टेंट चाहिए ना, ये दोनों। जैसे इसमें आपको रिएक्टेंट चाहिए जिंक और ये कॉपर प्लस 2, तो ये बार बार फीड कराना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने एक ऐसा सेल, हम लोगों ने क्या मतलब लोगों ने एक ऐसा सेल बनाया जिसको बोलते हैं फ्यूल सेल। तो ये क्या होता है, इसमें लगातार ये इंसर्ट होते रहते हैं, कौन कौन, इधर से H2 इधर से O2। अभी गैसेस लगातार इंसर्ट करने का कोई तरीका बना लेंगे तो बार बार आपको जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड वगैरह नहीं सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इधर से ये गैस जा रही, इधर से ये गैस जा रही, ये H2 इस O2 H2O2 मिल जाएंगी और दोनों मिल करके H2 का क्या कर देगी, ऑक्सीजन आएगी, H2 का क्या कर देगी, कंबशन कर देगी, और सॉरी ऑक्सीडेशन कर देगी। तो ये बदल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। तो कुल मिला के यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाएगी जिससे आपको पानी मिल जाएगा। तो फिर ये एक फ्यूल सेल, इससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसमें रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या बातें, 2-3 लाइनें में लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना।
चलो 9 नंबर आखिरी स्लाइड है, ये लास्ट खत्म, इसके बाद मामला 2-3 लाइनें लिख देता हूं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक batteries in which the reactants are fed continuously। ठीक है, जो बात मैंने भी आपको बोली, so that फ्यूल सेल इज डिजाइंड। फ्यूल सेल को डिजाइन करने के पीछे ये लॉजिक था कि लगातार जो है आपको फीड करा पाना रिएक्टेंट को बहुत मुश्किल हो रहा था, है ना। तो जो भी आप बैटरीज बना रहे थे उनमें रिएक्टेंट को लगातार अंदर भेजते रहने पड़ेगा, तभी तो चलेगा ना सर्किट, नहीं तो बंद हो जाएगा। नहीं तो रिचार्ज करो बैठ के फिर, है ना। उससे भी आप बचना चाहते हैं तो एक नया तरीका डेवलप कर दिया, इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। अब इसमें क्या होता है, जो H2 होता है ना, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिएक्शन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। देखिए एनोड पे क्या होगा, H2 गैस इंसर्ट होगी यहां से, है ना। एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव वही चल रहा है। देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि आपको गेन क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, सबसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन कर रहे हैं, है ना। अब आइए जरा, एनोड पे आपने क्या लिया, H2, कैथोड पे आपने क्या लिया, O2, लिख लिया। फिर रिएक्शंस कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए मीडियम कैसा देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1-2 लाइनें और 10 नंबर पे। 10 नंबर में 1-2 लाइनें और देख रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए। इलेक्ट्रिकल सेल, मीडियम समझ लीजिए जरा, इलेक्ट्रिकल सेल्स दैट आर, नहीं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा इसको, नहीं तो वैसे यही पढ़ लीजिए। दैट आर डेजिग्नेटेड टू कन्वर्ट द फ्री एनर्जी फ्रॉम द combustion of fuel, combustion of fuels like हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट देखिए ये है इसके पीछे, है ना। और मीथेन भी ले सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी फ्यूल ले लीजिए आप, जो भी फ्यूल आप जला सकें, कंबशन कराना बेसिकली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नोन एज फ्यूल सेल। ठीक है, एक और लाइन समझिए, एक और लाइन यहां पे ऐड कर लेंगे कि इस फ्यूल सेल में क्या किया गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ गैसेस आर बबल्ड, आर इंसर्टेड या बबल्ड थ्रू a porous carbon electrode into concentrated aqueous। इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा क्या क्या दिमाग में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए ध्यान से, इस फ्यूल सेल में क्या किया गया, इधर से H2 इंसर्ट करी गई, इधर से O2, है ना, इधर से H2 इधर से O2। ये जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिए गए ये सब कार्बन के बने हुए हैं, है ना। ये सब कार्बन है, कार्बन की लेयर लगी हुई है, इनके थ्रू कार्बन के थ्रू ये जो पोर्स बने ना, इनसे हाइड्रोजन इधर से इंसर्ट हुई, इस कार्बन के पोर्स से ऑक्सीजन इधर से इंसर्ट हुई। इधर एनोड बनेगा, इधर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया किसका, H2 का। इधर कैथोड बनेगा, इधर रिडक्शन स्टार्ट होगा किसका, O2 का। और फिर ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बना देंगे, H2, और यहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी और पानी भी मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन क्या होगी उस पर ध्यान दीजिए। H2O2 समझ में आ गया, यहाँ से H2 गया, यहाँ से O2 गया, इतना तो क्लियर ही है। अच्छा, पहले वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एरो बना लीजिए। रिएक्शन कैसे लिख रहे हैं उसका आइडिया ले लो, एरो बना ली। सबसे पहली चीज, एनोड पे बताइए इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो आप इलेक्ट्रॉन तो लिखोगे, ओके। कैथोड पे बताइए इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे तो इलेक्ट्रॉन तो लिखोगे इस तरफ, बिल्कुल सही बात है, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, इतना क्लियर। फिर क्या होगा, मीडियम कैसा है, बेसिक। देखिए मीडियम कैसा लिया मैंने, बेसिक, यहाँ पे NaOH लिया गया। तो ये जो बीच में भरा हुआ ये कौन है, देखो ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक्वस NaOH लिया गया। तो ये बेसिक मीडियम की तरह काम करेगा, यहाँ पे OH नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। तो बीच में जो भरा हुआ ये क्या है, OH नेगेटिव का सोर्स है यहाँ पे NaOH।
अब रिएक्शन कैसे होगी? देखिए सिस्टम में OH नेगेटिव प्रेजेंट है। तो जब सिस्टम में OH नेगेटिव प्रेजेंट है तो आप OH को कहीं इधर-उधर ऐड कर सकते हैं क्योंकि मीडियम में प्रेजेंट है। तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन है तो याद रखने का तरीका ये है कि इधर आप लिख लो OH नेगेटिव, बैलेंस करने के लिए नेगेटिव नेगेटिव। अब H2 और OH नेगेटिव अगर मिलेंगे, है ना, तो पानी बनेगा। यहाँ पे पानी बना लो। फिर याद करिए पानी की एक रिएक्शन होती थी रिडक्शन की, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, उसी की रिवर्स रिएक्शन देखो, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन वाले की रिवर्स रिएक्शन है। तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 1H2 प्लस 2OH नेगेटिव, चेक करिए रिएक्शन बैलेंस होगी। क्लियर? देख लो रिएक्शन बैलेंस। तो इस तरीके से आप रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। पहली वाली बैलेंस है, सेकंड वाली पे आ जाइए। सेकंड वाली को बैलेंस करें तो O2 लिख लिया, इलेक्ट्रॉन लिख लिया क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। अब O2 इलेक्ट्रॉन जब रिडक्शन होगा तो मीडियम में कौन है? मीडियम में पानी भी है, तो पानी भी लिख लो। और क्या बन जाएगा? बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव बना दो, यहाँ 4 OH लगा दो और यहाँ पे 2H2 लगा दो। देख लीजिए रिएक्शन ये भी बैलेंस हो गई। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तो 4 का नेगेटिव इधर है, 4 का नेगेटिव इधर लगा दो, ये भी बैलेंस हो गया। चेक करिए ये रिएक्शन बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? यहाँ पे देखिए H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे O2 रिड्यूस हो रहा है। ठीक, मीडियम में कौन है? OH नेगेटिव। और कौन किसकी प्रेजेंस है? पानी की भी प्रेजेंस है। कभी कभी पानी बन रहा है, कभी यहाँ पानी यूज हो रहा है, सर्किट में पानी भी है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन चल पड़ी। अब इन दोनों को उठा के जोड़ दो, दोनों को उठा के जोड़ दो तो फाइनल आपको रिएक्शन मिल जाएगी। जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए फाइनल आंसर लिखते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो क्या दिमाग लगाओ, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लो। अब कैंसिल हो जाएंगे, यस। देखिए 2 मल्टीप्लाई करते ही ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, खत्म। यहाँ बचेगा 2H2, यहाँ बनेगा 1O2। अब देखो ये बचेगा कितना? 2H2 से 2H2 कट जाएगा, ये 4OH से, ये देखो 2H से 4OH बन जाएगा। तो ये गया इससे 4OH 4OH, ये गया इससे, ये इलेक्ट्रॉन गया इससे, तो बचा क्या? 2H2 प्लस 1O2। और इधर बताइए जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2 इधर बच भी जाएंगे क्योंकि इधर 4 हो चुके थे ना, तो इधर 2H2 बच जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको? 2H2 प्लस 1O2 गिव्स 2H2। इसलिए देखिए प्रोडक्ट में क्या बनाया गया? पानी। चेक कर लो प्रोडक्ट में, इसीलिए यहां से क्या निकल रहा है? पानी। और आपको आउटपुट में क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपसे पूछे काम कैसे करता है ये सब, तो कहेंगे जो H2 है ना, इस H2 को एक तरीके से आपने क्या किया, जैसे ये फ्यूल है मान लीजिए, इस फ्यूल का कंबशन किया। कंबशन कैसे करते हैं आप, है ना, कंबशन कैसे करते हैं? कंबशन में आप सफिशिएंट ऑक्सीजन दे देंगे तो ये फ्यूल है एक तरीके से। यहाँ आप कोई और फ्यूल भी ले सकते हैं, तो ये फ्यूल है H2, इसका कंबशन हो गया। कंबशन हो गया तो H2 बन गई। ठीक है। और आपको क्या हुआ? कंबशन से एनर्जी फ्री होगी, उस एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए इट इज इम्पॉसिबल टू मेक बैटरीज इन विच रिएक्टेंट्स आर फेड कंटिन्यूअसली। इसलिए हमने फ्यूल सेल के डिजाइन किया जिससे कि हम लगातार इधर से H2 और लगातार O2 इधर से दे सकें। अब हम ऐसा सेल बनाना आसान है हमारे लिए, इधर से H2 इंसर्ट करा दो, इधर से O2 इंसर्ट करा लो, कोई इलेक्ट्रोड वगैरह आपको बार बार चेंज नहीं करना है। और फाइनली आपको ये मिलता रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी। कैसे? इलेक्ट्रिकल सेल्स दैट आर डेजिग्नेटेड टू कन्वर्ट द फ्री एनर्जी फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है उसका कंबशन हो गया, उससे एनर्जी फ्री होगी, कंबशन से एनर्जी फ्री होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और उससे हमें आउटपुट मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इस तरीके से फ्यूल सेल चल रहा है। H2O2 बबल्ड किए जाते हैं, कहां से? पोरस कार्बन के थ्रू। और देखिए ये दोनों बबल्ड हुए हैं, ये इधर से बबल्ड है, इधर से बबल्ड है, ये पोरस कार्बन है, ये एक्वस NaOH है। मेरे ख्याल सर्किट समझ में आ गया। क्लियर है मामला? कितनों को बात क्लियर है? खत्म मामला। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इतना काफी। अब आपको कोई किताब नहीं उठानी है, कहीं कुछ नहीं उठाना, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त होती है यहाँ पे। धरती की कोई किताब से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, समझ रहे? सब करा दिया मैंने यहाँ पे, फ्यूल सेल भी करा दिया आपको, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब कुछ करा दिया। ठीक है, सब कुछ करा दिया। मजा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो चुकी है पूरे तरीके से, मतलब कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे होता है द एंड। बहुत ढंग से एंड किया है, मतलब ऐसा नहीं कि बस खींच दिया मामले को, एकदम द एंड हुआ है प्रॉपर। अब आपको जिंदगी में कहीं से भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या करना है? लेक्चर को रिवाइज करते रहना है। जितने मेरे लेक्चर हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, अब हम लोग 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रो और थर्मो के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट होगी 3 मिनट में थर्मो, छोटा सा ब्रेक, थोड़ा दिमाग को शांत करिए, मोड चेंज करिए, मोड चेंज करके हम लोग मिलते हैं 2 मिनट 3 मिनट के अंदर। ठीक है, चैट में ऑफ कर रहा हूं।
ये भी क्लियर? माइक ऑन हो गया श्वेता? ठीक है, दस नंबर की बात। ये द एंड हो चुका है। यहाँ पे फूल पत्तियां बना लीजिए, आप गोभी के फूल बना सकते हैं ऐसे से। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्मो, स्लाइड नंबर 11, थर्मो फर्स्ट लेक्चर। चलिए, चैट फिर से बंद हो रही है, स्टार्ट। सबसे पहले आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें दो वर्ड यूज हुए, एक थर्मो एक डायनेमिक्स। तो सवाल उठता है कि दोनों का मतलब क्या है। दो पार्ट में इसको ब्रेक करिए। एक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है थर्मो, इसका ना हीट या एनर्जी से कनेक्शन दिख रहा है इसका, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, है ना। तो इसका ना कुल मिला के आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हीट या एनर्जी वगैरह जो आप पढ़ते हैं उनका, है ना, उसका फ्लो पढ़ने वाले हैं। तो आपसे कोई पूछे क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो आप कहेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। तो थर्मो वर्ड कहाँ से कनेक्टेड है, एनर्जी से, और डायनेमिक्स कहाँ से कनेक्टेड है, फ्लो से। तो फ्लो ऑफ एनर्जी वगैरह आप पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, कैसे होती है, कहाँ से कहाँ होती है, कब होती है, कब नहीं होती है, ये सब घुमाते रहते हैं, है ना। कितनी होती है, कब होती है, कब नहीं होती है, ये सब चीजें क्यों होती है, वो सब पढ़ते रहते हैं। कितने तरीके हैं होने के, स्लाइड नंबर 12। अब देखिए, यहां पर अगर थर्मोडायनेमिक्स की सही डेफिनेशन लिखी जाए, आपको लिखना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स is the branch of thermodynamics is the branch of science, केमिस्ट्री नहीं। क्यों साइंस, क्यों, सब जगह पढ़ते हैं हम इसको, in which या which deals with the energy change, है ना, जो एनर्जी चेंज के साथ डील करे, एनर्जी चेंजेस taking place in all physical and chemical processes। जरा समझिए क्या कह रहा है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, तो आप कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है किसकी, साइंस की। तो इसको आप हर जगह ही पढ़ते हैं ना, क्योंकि आप इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, बायो में भी यूज होता है इसका। तो आप कहेंगे इसके अंदर हम डील करते हैं एनर्जी चेंजेस का, है ना, सारी फिजिकल और सारी केमिकल प्रोसेस में। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे या केवल फिजिक्स में पढ़ेंगे, हर जगह यूज होता है ना। ये मतलब एक पूरे यूनिवर्स में चलने वाला कंसेप्ट है। तो फिर यूनिवर्स में सारे सिस्टम, सारी सराउंडिंग हर जगह ही चल रहा है, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 13 नंबर पे आइए। थर्मो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, ये 11th का टॉपिक है, और ये 11th का सबसे उलझा हुआ टॉपिक है, सबसे उलझा हुआ, मतलब आयनिक से भी ज्यादा, करीब करीब आयनिक के बराबर मान सकते हैं, मतलब आयनिक और इसकी टक्कर है बिल्कुल। 11th में दो ही चैप्टर उलझे हुए हैं, एक थर्मो और एक आयनिक। आयनिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और जब खत्म किया था तो आपको समझ में आया क्या था, कैसे खत्म किया था, ठीक है, पूरा खोल डाला था उसको। वही हश इसका भी होने वाला है। वैसा ही अंत इसका भी करूंगा। केशव पार्ट 2 है, समझ लीजिए, ठीक है। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं और आगे की बातें। तो यहां पे आप क्या कहेंगे, एनर्जी के चेंजेस पढ़ते हैं, है ना, फिजिकल प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस। अगला मुद्दा उठता है कि क्या थर्मोडायनेमिक्स के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह पढ़ सकता हूं या कोई दिक्कत है, या हमें ये कहां तक चीजें बताएगी, कोई लिमिटेशन है इसकी क्या, उस पर चर्चा पहले कर लेते हैं ना। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो पहले मेरिट्स पे बात करिए।
मेरिट्स का मतलब होता है कि हमें थर्मोडी पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो चलिए मेरिट्स पे डिस्कशन करना शुरू करें। नंबर 1, अगर आप थर्मो पढ़ लेंगे तो आपको सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के लॉ आ जाएंगे। सबसे पहला फायदा तो यही है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ आ जाएंगे आपको। दूसरा फायदा क्या है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन, जब आप पढ़ लेंगे थर्मोडायनेमिक्स तो आपको दूसरा फायदा ये मिलेगा, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन, whether the chemical reaction takes place or not। ये आइडिया भी हमें यही देगा, अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ये भी थर्मो आइडिया देता है, गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। ये हो गया फायदा नंबर 2। फायदा नंबर 3 सुनिए, हमें एनर्जी चेंजेस के बारे में आइडिया लग जाएगा, कहां से कहां एनर्जी चेंज होते हैं, क्यों होते हैं, वो सब आइडिया लग जाएगा। आइए समझते हैं जरा। देखिए सबसे पहला फायदा नंबर 1 तो ये है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का क्या कोई लॉज आ जाएंगे। कौन कौन से लॉ आ जाएंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब आ जाएंगे आपको। ओके। दूसरा फायदा है, ये हमें ये पता करने में मदद करेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन होती भी या नहीं होती है, टेक्स प्लेस और नॉट अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ये हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ यही बताता है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में यही फर्क है। फर्स्ट लॉ बताता है कि एनर्जी का फ्लो, फर्स्ट लॉ बताता है कि एनर्जी का फ्लो जब कहीं से कहीं होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे। सेकेंड लॉ ये बताता है कि फर्स्ट लॉ होगा भी या नहीं, मतलब एनर्जी का फ्लो यहां से यहां होगा भी या नहीं। ध्यान समझिए क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट लॉ ये बताता है कि एनर्जी का फ्लो जब होगा तो कैसे होगा, मतलब एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा, ये फर्स्ट लॉ बताता है। सेकंड ये बताता है कि ये बॉडी है, इस बॉडी से इस दूसरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होगा भी या नहीं होगा, है ना। ये सेकंड लॉ डिटरमाइन करता है। तो फ्लो होगा या नहीं होगा ये सेकंड लॉ बताता है ना। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होगा लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं होगा, ये कौन बताता है, सेकंड लॉ बताता है। लेकिन जब होगा फ्लो तो फिर कौन सा लॉ लगाएंगे आप, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ क्यों है, समझ पा रहे हैं, अभी और चर्चा होगी खुल के। लेकिन फर्स्ट लॉ आया फिर सेकंड लॉ आया, क्यों आया। तो फर्स्ट लॉ से कहता है कि अगर एक बॉडी है दूसरी बॉडी को एनर्जी दे रही है तो भाई उसमें क्या एनर्जी के चेंजेस हो रहे हैं वो पढ़ा दो, ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ कहता है भाई साहब ये एनर्जी इसको देगी या नहीं देगी, ये कैसे डिटरमाइन होगा, ये इसको एनर्जी देगी या ये इसको एनर्जी देगी, कौन देगा एनर्जी किसको, ये कैसे डिटरमाइन होगा, ये सेकंड लॉ से होगा। तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हमको सेकंड लॉ बताता है। तो मतलब लॉज पढ़ने से आपको ये भी फायदा होता है कि एक दी गई कंडीशंस के अंदर रिएक्शंस होती हैं या नहीं होती, उन पे भी चर्चा करता है, और ये सेकंड लॉ में बातें होती हैं। स्पॉन्टेनिटी शब्द का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, स्पॉन्टेनिटी शब्द का इस्तेमाल बहुत खुल के होगा। तो वहां पे जब भी स्पॉन्टेनियस वर्ड आएगा तो आपको गिवन सेट ऑफ कंडीशन में चेक करना होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया में कोई रिएक्शन हमेशा ही होती रहे हर जगह। एक दी गई सेट ऑफ रिएक्शन, सेट ऑफ कंडीशन के अंदर वो हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करना किसका काम है, थर्मो का काम है। ये फायदे हैं इसके। तो पहला फायदा लॉज मिलते हैं, दूसरा फायदा रिएक्शन होगी या नहीं, तीसरा फायदा अगर होगी तो एनर्जी का चेंज कैसे होगा, अगर होगी तो फिर एनर्जी का चेंज कहां से कहां होगा, कितना हुआ है, वो सब पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ये सब फायदे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने, है ना, किसी व्यक्ति ने आपको एक फैक्ट्री लगाने का ऑफर दिया कि भाई साहब एक फैक्ट्री लगा लो। आप मान लो एक केमिकल इंजीनियर है, आपको एक पैसे दे दिए खूब लाके कि भाई आप अमोनिया बनाने की फैक्ट्री लगाओ। आपने सोचना शुरू किया अमोनिया कैसे बनाऊंगा मैं, तो आपने सोचा भाई साहब N2H2 की रिएक्शन करवा दूंगा, अमोनिया बना दूंगा, हैबर प्रोसेस लगा दूंगा। आपने कहा ठीक है ऐसे बन सकती है अमोनिया, कितना कॉम्बिनेशन लगेगा ये कौन बताता है, देखिए 1 मोल N2 लेना पड़ेगा तो 3 मोल H2 लेना पड़ेगा, तब 2 मोल अमोनिया बनेगी। ये सब किसने बताया आपको, फिजिकल केमिस्ट्री ने, मोल कंसेप्ट ने। ध्यान दीजिए जरा कंसेप्ट क्या चल रहा है। एक आदमी आया उसने आपसे कहा कि साहब एक फैक्ट्री लगा दो, अमोनिया को बनाना है ना। तो आप कहेंगे भाई साहब मैं N2H2 से रिएक्ट करा करके अमोनिया बनवा सकता हूँ। ओके, क्या रेशियो लेना पड़ेगा 1:3, यानी कि इसके लेने पड़ेंगे आपको 28 ग्राम, है ना, इसके लेने पड़ेंगे आपको 28 ग्राम, तो इसके लेने पड़ेंगे आपको 6 ग्राम, तब आपको 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा। ये सब आपको कहां से पता चला, मोल कंसेप्ट, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मोलर रेशियो, स्टोइकियोमेट्री। मोल कंसेप्ट ने आपको सिखाया कि किस कॉम्बिनेशन में ये N2H2 को लेना चाहिए। थर्मो आपको ये सिखाएगी कि ये दोनों 1:3 लेने के बाद कॉपी में बन रहे हैं या फिर वहां रियलिटी में भी बनेंगे। भाई N2H2 मिलकर के अमोनिया बनता है कि नहीं बनता, ये कौन बताएगा आपको। आपको फैक्ट्री लगाने का ऑफर दे दिया किसी ने, आप चले गए भाई खुश होके कि आप कॉपी में तो N2H2 मिला के अमोनिया बना रहे हैं, रियलिटी में बनता भी है कि नहीं बनता है, ये चेक कैसे होगा, ये थर्मो चेक कराएगी। हेलो,
तो जब फैक्ट्री लगाएगा, वो पैसा लगा रहा है खूब सारा, तो पहले चेक तो करोगे ना। आप केमिकल इंजीनियर, तो आपको काम क्या है? आप चेक करो ना पहले कि N2H2 मिलके अमोनिया बनती कि नहीं बनती है। बनती है कि नहीं बनती है, कौन बताएगा? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पहले ये डिसाइड करो थर्मोडी से। अच्छा, जब होगी तो क्या हमेशा होगी? नहीं, एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में होगी। आप पढ़ते होंगे हेबर प्रोसेस में, इनऑर्गेनिक के अंदर की ये प्रेशर ले लो और ये टेम्परेचर ले लो तो ये रिएक्शन हो जाती है। ली चैटलेट में आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं घटाऊं, टेम्परेचर बढ़ाऊं घटाऊं, ये रिएक्शन कब अच्छी होगी? याद है? तो बताइए वो सब क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम लग रहा है, इसमें मोल कंसेप्ट लग रहा है, तो तब जाके अमोनिया बनती है। इनऑर्गेनिक में आप क्या कहते हैं? N2H2 मिला के अमोनिया बन जाती है, हेबर प्रोसेस। आपने इनऑर्गेनिक में खूब ये रिएक्शन पढ़ी होगी। आपने कभी इनऑर्गेनिक वाली पार्टी से पूछता है कि हेबर प्रोसेस होता भी है नहीं होता? नहीं, आप नहीं पूछते हैं। वहां ऐसे होता है कि भाई N2 ने H2 से रिएक्ट किया, हेबर प्रोसेस होता है, सीधे शुरू यहीं से होता है। हेबर प्रोसेस होता है, अमोनिया बनती है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन प्रेशर की ले लो, ये कंडीशन टेम्परेचर की ले लो, अमोनिया बन जाएगी। आपने कभी सवाल पूछा कि बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं, पढ़ा और निकला है। बनेगी कि नहीं बनेगी वो कहां डिसाइड होगा? वो फिजिकल केमिस्ट्री डिफाइन करती है। पहले फिजिकल केमिस्ट्री ये तय करेगी, थर्मोडायनामिक्स ये तय करेगा कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जब यहां से परमिशन मिल जाएगी, एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन भी हम ही देंगे, स्पॉन्टेनिटी की गिवन सेट ऑफ कंडीशन भी हम ही देंगे। जब हम ये सब परमिशन दे देंगे, रिएक्शन होगी, ओके है, इस प्रेशर इस टेम्परेचर पे होगी, ओके है, मोल कंसेप्ट बता देगा कि भाई साहब इस रेशियो में होगी, ओके है, तब जाके इनऑर्गेनिक वाली पार्टी इस रिएक्शन को करा सकती है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए सब कहां से जुड़े हुए हैं? सब फिजिकल केमिस्ट्री से। आपको डेटा चाहिए, आपको चेकिंग करनी है, सब कुछ फिजिकल केमिस्ट्री से होगा। इसीलिए आई लाइक फिजिकल केमिस्ट्री। समझ पा रहे हैं? सबका कंट्रोल यहां पे, सबका कंट्रोल यहीं पे। देखिए कंसेप्ट समझिए। तो बताइए थर्मोडी आपको क्या बताती है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी? जैसे आप एग्जांपल और ले लीजिए। आपसे कहता है भाई साहब H2 और O2 मिलकर के H2O बना रहे हैं, है ना? आपको लग रहा है कॉपी में तो ये रिएक्शन फटाफट हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्पार्क देना पड़ता है। जब इलेक्ट्रिकल स्पार्क देते हैं तब जाके H2O2 कंबाइन होते हैं, तब H2 बनती है। इतना आसान थोड़ी है तुरंत बन जाना। इसको इनिशिएशन देना पड़ता है। ये कौन बताएगा? थर्मो बताएगी कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये होगा या नहीं होगा, ये थर्मो बताएगी। तो बताइए थर्मो पढ़ने से आपको क्या क्या फायदे हैं? लॉज आ जाते हैं। लॉज जान लेंगे तो आप ये जान लेंगे कोई रिएक्शन होगी या नहीं, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, ये जान लेंगे। एनर्जी का चेंज आप समझ लेंगे, ये सब फायदे हैं। लिमिटेशंस क्या है? थर्मो के कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो थर्मो नहीं बताती है। थर्मो की डीमेरिट्स क्या है, या डीमेरिट्स क्या छोड़िए, लिमिटेशन समझ लीजिए। लिमिटेशन ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। लिमिटेशंस का मतलब होता है, मतलब क्या क्या नहीं, किससे किससे क्या क्या बातें इंटरप्रेट नहीं कर पाती थर्मो। नेगेटिव पॉइंट्स, तो लिमिटेशंस पे आ जाइए भाई। लिमिटेशन नंबर 1 पे समझिए जरा। थर्मोडायनेमिक्स पहला पॉइंट, thermodynamics deals with macroscopic level, macroscopic models या macroscopic level, but not with microscopic। अब ये सब बातें लिख के लोग छोड़ देते हैं, कर लिख दिया ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना है। उनको जिंदगी में नहीं समझ में आता कर क्या, क्या लिखते रहते हो? थर्मोडायनामिक्स डील करती है मैक्रोस्कोपिक पे, माइक्रो पे नहीं करती है, मैक्रो पे करती है, माइक्रो पे नहीं करती। क्या लिख रहा है ये कि मैक्रो पे करती है, माइक्रो पे नहीं करती? तो भैया क्या चल रहा है? कुछ भी लिख के करें, ठीक है अगला पॉइंट लिखते हैं, आइए अगला पॉइंट, पूरी कॉपी भर डालेंगे, कुछ समझ में आता नहीं क्या जिंदगी चल रही है। ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है? ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेसल है, इस वेसल में पानी भरा हुआ है, इस वेसल में मान लीजिए पानी भरा हुआ है, आपने इसको गर्म किया, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, आपने इसको गर्म किया, आपने यहाँ पे हीट का सोर्स लगा दिया और आप चाहते हैं कि पानी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, उसमें बहुत कायदे से आपको इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, बॉइलिंग सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने हीट सोर्स प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू। अब क्या होगा? क्या पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे मॉलिक्यूल है, हजारों मॉलिक्यूल है मान लीजिए। तो क्या आप एक एक मॉलिक्यूल से जाके पूछोगे भाई साहब आपकी एनर्जी कितनी है? एक एक एटम, मॉलिक्यूल के अंदर एटम भी है, तो क्या एक एक एटम से जाके पूछोगे भाई साहब आपकी क्या एनर्जी चल रही है, कम चल रही है, ज्यादा चल रही है? तो मान लीजिए आप इस मॉलिक्यूल के पास गए, पूछा कैसी एनर्जी तुम्हारी, कह थोड़ी कम है, ये कह रहा हमारी थोड़ी ज्यादा, ये कह रहा कम है, ये कह रहा हमारी इतनी है। क्या एक एक मॉलिक्यूल से बात करोगे कि भाई साहब आपकी एनर्जी कितनी, तब जाके टोटल एनर्जी निकालोगे? नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स माइक्रो लेवल पे काम नहीं करती कि आप माइक्रो लेवल पे एक एक के पास जाएं और एक एक से पूछें कि भाई साहब आपके पास क्या एनर्जी है। माइक्रो लेवल पे काम नहीं करती है थर्मोडायनेमिक्स, एक एक से नहीं पूछेगी, बल्क में डील करेगी, पूरे सिस्टम से पूछेगी आपके पास क्या एनर्जी है।
हेलो, बल्क में डील करती है, पूछती पूरे सिस्टम के पास क्या एनर्जी है। तो मान लीजिए पूरे सिस्टम के पास एनर्जी थी पहले E1, सपोज पूरे सिस्टम के पास एनर्जी थी पहले E1, तो कहेगी पहले कितनी एनर्जी थी, तो आपने कहा E1। फिर मान लीजिए आपने हीट सप्लाई कर दी तो कितनी हो गई, E1 + 40। तो वो क्या बातें करती है, वो ये बातें करती है कि पूरे सिस्टम के पास पहले कितनी एनर्जी थी, पूरे सिस्टम के पास अब कितनी एनर्जी है, बढ़ गई है घट गई है, ये सब बातें करती है। वो एक एक पार्टिकल से डील नहीं करती, माइक्रो लेवल पे नहीं पूछती कि भाई साहब तुम्हारे क्या हाल है, तुम्हारे क्या हाल है, तुम्हारे क्या हाल है। कहेगी पूरे सिस्टम के पास क्या हाल है, कहेंगे E1 एनर्जी, E1 जूल एनर्जी, अब कितनी है, E1 + 40 जूल है, किसके पास, पूरे सिस्टम के पास। बल्क में डील करेगी, मैक्रो लेवल पे डील करती है, माइक्रो लेवल पे डील नहीं करती है। कितने पॉइंट समझ में आ गया, थोड़ी फटाफट चले। हेलो, तो अगर कहीं आपको ये लाइन लिखी मिलती है सही गलत, पूछेगा सही या गलत, तो क्या बोलेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन नंबर 1 है, पेरी लिमिटेशन। तो हैशटैग फर्स्ट लिमिटेशन, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे आ जाइए, 15 पे चर्चा करिए। तो सेकंड लिमिटेशन क्या कहती है, सेकंड लिमिटेशन ये कहती है, इट गिव्स that a given chemical reaction will take place or not। ठीक है, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, हमेशा अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन ही बात होती है भैया। क्यों, अभी आगे समझ लेंगे इस बात को। ये गिवन सेट ऑफ कंडीशन क्या लिखा जाता है बार बार, अभी आगे सब समझ में आएगी बातें। जो कोई बात यहाँ थोड़ी सी कम रह जाएगी वो आगे चल के सही समय पे क्लियर हो जाएगी। तो आप धैर्य बनाए रखें और पूरे लेक्चर को एक सीरीज में सुनते रहें, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ठीक है, बट ये तो तारीफ होगी ना, ये तो तारीफ होगी, इट गिव्स द गिवन केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, ये तो तारीफ होगी ना, ये तो बता रही है थर्मो, क्या नहीं बताती। बट यहां से लिमिटेशन स्टार्ट होती है, बट डज नॉट गिव any idea, yeah, any information about the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है गलत, पोल कराते हैं। ये जो लिखा हुआ ये सब सही लिखा है गलत लिखा है, सब सही लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, पूरी बात सही है, ट्रू है। तो ये सब ट्रू है। सवाल उठता है क्यों ट्रू है, समझाओ। इट गिव्स दैट अ गिवन केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन होगी या नहीं गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे ये बताती है, लेकिन ये नहीं बताती है, डज नॉट गिव, ये नहीं बताती, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये तो बताती कि रिएक्शन होगी या नहीं, ये नहीं बताती किस रेट से होगी, यानी कि इसका केमिकल काइनेटिक्स से लड़ाई है मेरे दोस्त। सुमित तिवारी, अमोल, मनीषा, ध्यान दीजिए, थर्मो की केमिकल काइनेटिक्स से लड़ाई है। थर्मो ये तो बताती है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, थर्मो ये नहीं बताती अगर होगी तो किस रफ्तार से होगी। रफ्तार जानने के लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब थर्मो का केमिकल काइनेटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, थर्मो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड अपने लॉजिक्स नहीं देती है। यानी कि थर्मो का दो से लड़ाई है, देखिए 2 चैप्टर्स है। कहां से थर्मो, एक तो एटॉमिक से लड़ती है, उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिए, माइक्रो लेवल पे डील ही नहीं करती, तो क्या माइक्रो लेवल पे जा जाके वो इसके अंदर जाएगी, पूछेगी कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कौन सा एटम क्या कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रोटॉन क्या कर रहा है, कोई पूछेगी क्या, नहीं। थर्मो को कोई मतलब नहीं माइक्रो लेवल पे, अंदर एटम क्या कर रहे हैं, कहां घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां प्रोटॉन से क्या कंबाइन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, टकरा रहा है नहीं टकरा रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिए, माइक्रो लेवल पे डील नहीं करती, मतलब एक एक एटम से बात नहीं करती, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बात नहीं करती, यानी कि माइक्रो लेवल पे उससे कोई लेना देना नहीं है आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो मैक्रो लेवल पे डील करती, ओवरऑल डील करती है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स को एटॉमिक से कोई लेना देना नहीं। कल को श्रोडिंगर अगर मर जाए, है ना, डी ब्रॉगली अपने गांव चला जाए और बोहर मॉडल बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए, थर्मो को कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे ही चलती रहेगी। थर्मो को कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे ही चलती रहेगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त, एटॉमिक से इसका कोई लेना देना नहीं, ये माइक्रो लेवल पे डील ही नहीं करती। केमिकल काइनेटिक्स से भी इसका कोई लेना देना नहीं, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी कुछ डील नहीं करती। हेलो, पॉइंट समझ पा रहे हैं। तो थर्मो देखें कितनी लड़ंका टाइप की,
एटॉमिक से बात नहीं करती, काइनेटिक्स से बात नहीं करती, खुद का अपना ही है इसका। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गई लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन होगी? माइक्रो लेवल पे डील नहीं करेगी। सेकंड लिमिटेशन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई यहां तक की? चलें? हेलो, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट 15 नंबर पे आइए। तो हमने जब भी चैप्टर शुरू करने से पहले ये तय कर लिया, 16 नंबर पे, 16 नंबर चैप्टर शुरू करने से पहले हमने ये तय कर लिया कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। देखिए, जब भी आपको चैप्टर शुरू करें, मैंने जब केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाया था, तो पहले तय किया था ना कि क्या कहां पढ़ सकते हैं, कहां नहीं है। वैसे देखिए, थर्मो क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो होता है तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें एनर्जी का फ्लो पढ़ा जाएगा। पॉजिटिव पॉइंट्स ये सब है, नेगेटिव पॉइंट्स ये सब है, माइक्रो लेवल पे डील नहीं करती और काइनेटिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं देती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो करती है उसका फायदा उठाइए आप। तो यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए, थर्मो को आगे पढ़ने के लिए 3 टर्म्स को समझना होगा। एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग और एक होता है बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। तो पहले आपको ये 3 शब्द समझने होंगे, ये क्या होते हैं। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिस्टम से, या इनको आपस में पहले कनेक्ट कर लीजिए। 17 नंबर में मैं आपको इनका कनेक्शन पहले बता देता हूं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग। दोनों को जोड़ दें तो यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है भाई, कहीं और बताओ, सब बढ़िया, आप बताओ। नहीं, वो वाला नहीं पूछ रहे। 18 पे आओ। 18 पे सवाल उठता है, सिस्टम क्या होता है ना? सिस्टम क्या चीज है, सराउंडिंग क्या चीज है ना? तो सिस्टम के बारे में मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, बहुत लॉजिकल, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। सिस्टम क्या चीज होती है? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इट इज द, और कंक्लूड कर ले तो स्पेसिफिक पार्ट कर लीजिए जो हम चूज करते हैं। इट इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स। डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्लाइंट को कंसेप्ट को समझना होगा। विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। सराउंडिंग के बारे में एक लाइन लिख देता हूं। कोई ऐसा पूछे सराउंडिंग क्या चीज होती है भाई, तो आप कहेंगे सराउंडिंग होती है द रेस्ट पार्ट ऑफ, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। रेस्ट पार्ट का क्या मतलब है? एक्सक्लूडिंग सिस्टम। रेस्ट पार्ट का यहां मतलब है एक्सक्लूडिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम को छोड़ दिया जाए बाकी का पार्ट। देखिए, डेफिनेशन बहुत लॉजिकल, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट कह रहा है कि भाई साहब, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, किसका? यूनिवर्स का। यूनिवर्स के अंदर ही होगा ना सब कुछ। तो यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा, स्पेसिफिक पार्ट, जिसको आपने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिया, यानी कि पूछताछ के लिए लिया है। तो आप जाते हैं, जब भी देखिए एनर्जी का चेंज होगा, आप थर्मो में पढ़ क्या रहे हैं, एनर्जी का चेंज पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी का चेंज कहीं हुआ, कहीं घटी एनर्जी, कहीं बढ़ी एनर्जी, कहीं से कहीं गई एनर्जी। यूनिवर्स में तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन मान लीजिए एक सिस्टम है, एक बॉडी है, उस बॉडी से एनर्जी गई और कहीं चली गई दूसरी बॉडी में। तो आप जाएंगे, तहकीकात करेंगे ना, भाई साहब एनर्जी कहाँ गई तुमसे। आप सिस्टम से जाके पूछेंगे कि भाई साहब, आपके पास एनर्जी थी, कल को आपके पास 50 एनर्जी थी, आप 40 कैसे बची है, फिर 10 कहां चली गई आपकी? तो आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट यूनिवर्स का चूज कर लिया, कहा कि भाई साहब इससे पूछूंगा मैं, है ना? इससे पूछूंगा कि बताओ तुम्हारे पास एनर्जी इतनी थी, अब इतनी कम कैसे हो गई, इतनी ज्यादा कैसे हो गई। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए या एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस पार्ट को आप चूज करते हैं समझने के लिए कि एनर्जी का लेन देन कैसे कम हुआ, ज्यादा हुआ, उस पार्ट को सिस्टम कहते हैं, यूनिवर्स का वो हिस्सा। और जिसको आपने सिस्टम चूज कर लिया, उसके अलावा जो यूनिवर्स में उसके अलावा बचेगा, एक्सक्लूडिंग सिस्टम, उस रेस्ट पार्ट को सराउंडिंग कहेंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है।
एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे बात और क्लियर हो जाती है। 18 नंबर पे, बाद 19 नंबर पे आइए। मान लीजिए ये आप पूरा यूनिवर्स दिखा रहे हैं, है ना, ये पूरा कंप्लीट यूनिवर्स है। इसको अगर आप ऐसे शो कर रहे हैं तो इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट, आप स्पेसिफिक पार्ट चूज कर लेते हैं एनालिसिस के लिए, अपने सवालों के लिए, क्योंकि सिस्टम आप एनालाइज कर सकते हैं, सराउंडिंग बहुत बड़ा है। सिस्टम आप चूज कर लीजिए, आपने सिस्टम एक चूज कर लिया, ये सिस्टम मान लिया आपने, इसको एनालाइज करेंगे। इससे पूछताछ के लिए मैंने एनर्जी की पूछताछ के लिए इसको बुलाया कि भाई साहब तुम्हारे पास इतनी एनर्जी थी, कम कैसे हो गई, ज्यादा कैसे हो गई, तुम बताओ जरा, जवाब दो। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं यूनिवर्स में, उनमें से जवाब लेते रहेंगे उनसे, है ना। जब भी सवाल उठेगा तो जवाब उनसे लेते रहेंगे। एनर्जी कहीं भी कहीं गई होगी, आई होगी, तो उनसे पूछते रहेंगे। यही फर्स्ट लॉ में करना है आपको। फिर इसके अलावा जो बाकी हिस्सा है, बाकी का हिस्सा, वो सब क्या है, वो सब सराउंडिंग है। अगर ऐसे पूछे बाकी सब कौन है भैया, ये सब कौन है, तो ये सब सराउंडिंग है, ये सब सराउंडिंग है। तो देखिए ये सिस्टम अंदर वाला पार्ट हो गया। सिस्टम को एक्सक्लूड कर दीजिए यूनिवर्स के अंदर में से, अगर सिस्टम को एक्सक्लूड कर दें मतलब हटा दें, तो जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, वो ये सब क्या है, ये सब जो बाहर लगा हुआ है, ये सब सराउंडिंग है, ये सब सराउंडिंग है। क्लियर? तो सराउंडिंग क्या होता है, द एक्सक्लूडिंग पार्ट, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम। यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसमें से सिस्टम को एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो सब क्या है, सराउंडिंग। अच्छा, सिस्टम को सराउंडिंग से एक चीज अलग करती है, वो क्या है, बाउंड्री। देखिए अंदर एक सिस्टम है, बाहर एक सराउंडिंग है, तो बीच में एक लेयर तो होगी ना जो इन दोनों को अलग कर रही होगी, उसे क्या बोलेंगे आप, वो बाउंड्री है। ठीक है, उस पर चर्चा भी करते हैं। इतना क्लियर सबको? चलिए अब बाउंड्री पे आ जाइए। बाउंड्री क्या होती है भैया, और कितने प्रकार की होती है। यहां से थोड़ा टेक्निकल बातें शुरू होती हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। बाउंड्री, बाउंड्री की एक सही डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग, कोई भी हो सकती है बाउंड्री, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग विच separates the system and surrounding, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग अलग करे वो बाउंड्री है। ठीक है, कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है, तो लिखते हैं जरा। बाउंड्री में भी मान लीजिए आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए कहीं पे, और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा सही है। बाउंड्री में भी पहला, पहला आपको लिख दिया डायथर्मिक, स्लैश लगाया, कंडक्टिंग, और यहां पे लिख दिया आपको नॉन कंडक्टिंग, स्लैश लगाए, एडियाबैटिक। नेक्स्ट, बाउंड्री में भी मान लीजिए लिख दिया यहां पे रिजिड, फ्लेक्सिबल। अगला रियल, इमेजिनरी। एक जो जनता नहीं पढ़ती है वो एक और होती है, परमिएबल, इम्परमिएबल। आपसे पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो क्या बोलेंगे भाई, बाउंड्री में भी डायथर्मिक, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, एडियाबैटिक, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, रियल एंड इमेजिनरी, परमिएबल एंड इम्परमिएबल, सब सही है। ये सब बातें कहीं भी लिखी हुई मिल सकती है, इनको समझ लेते हैं थोड़ा। क्या मतलब इनका, डायथर्मिक का क्या मतलब होता है, यहां से शुरू करते हैं। देखिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ, डायथर्मिक, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, एडियाबैटिक, रिजिड, फ्लेक्सिबल, रियल, इमेजिनरी, परमिएबल, इम्परमिएबल। चलिए स्टार्ट, सबके जरा एग्जांपल देखिए। सबसे पहले बात करते हैं डायथर्मिक कंडक्टिंग की, यानी कि ऐसी बाउंड्री ढूंढिए। अच्छा बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री ऊपर लिखिए, पढ़िए ध्यान से। कोई भी ऐसी चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से मिलने से रोक दे। ध्यान दीजिए, सिस्टम मिलना चाहता है, सराउंडिंग से इंटरेक्ट करना चाहता है ना, बातचीत करना चाहता है, एनर्जी का लेन देन करना चाहता है। तरीके हैं कुछ, अभी बताएंगे आगे क्या तरीके हैं, लेकिन वो करना चाहता है, एनर्जी का लेन देन करना चाहता है। जो उसे रोकता है बीच में, है ना, जो उसे रोक रहा है या अलग कर रहा है दोनों को, कई बार रोकेगा, कई बार नहीं भी रोकेगा, रोक भी सकता है, रोक नहीं भी सकता है, उसे बाउंड्री बोलते हैं। जो उन्हें सेपरेट कर रहा है, ठीक है, उनमें अंतर क्रिएट कर रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए ध्यान से,
पहला, बाउंड्री में भी डायथर्मिक, कंडक्टिंग। डायथर्मिक का दूसरा नाम ही कंडक्टिंग होता है। कहने डायथर्मिक और कंडक्टिंग क्या होते हैं? दोनों एक ही होते हैं, है ना। कोई अगर बाउंड्री ऐसी जो हीट के फ्लो को सपोर्ट करे, मतलब हीट का फ्लो उससे हो सके, वो कंडक्टिंग है। और अगर कहीं नॉन कंडक्टिंग है, मतलब हीट का फ्लो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उसे एडियाबैटिक बाउंड्री बोला जाता है या नॉन कंडक्टिंग बोला जाता है। ये दोनों बातें एक है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, ये तो पढ़ते हैं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग तो पढ़ते हैं, लेकिन वहां सवाल आ गया डायथर्मिक और एडियाबैटिक। आप कहें ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मास्टर ने बताया नहीं कभी। तो शब्द सारे पता होने चाहिए आपको। डायथर्मिक या एडियाबैटिक लिख दिया तो वही बोल रहा है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। समझ में आ रही बात? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे? समझिए जरा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं एक, मान लीजिए मेरे पास ग्लास की बोतल होती है, ये प्लास्टिक की बोतल, मैंने ग्लास की बोतल मैंने ली और इतने पानी भर दिया, है ना। पानी भर दिया तो आप धूप में जाके इसको रख दीजिए, तो कुछ देर बाद पानी थोड़ा गर्म नहीं हो जाएगा, है ना। फ्रिज में से आप बोतल निकालते हैं, थोड़ी देर बाद वो क्या बोतल ठंडी बनी रहती? नहीं। कांच की बोतल निकालिए फ्रिज में से, है ना, तो क्या बोतल ठंडी बनी रहती? नहीं, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप फ्रिज में से निकाली, थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? ठंडी से गर्म हो जाती है। तो वो क्या हो रहा है, वो जो कांच की बोतल, उसके थ्रू एनर्जी जा रही है, आर पार हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। इसका मतलब वो कैसी कंडक्टिंग बाउंड्री है, वो कैसी बाउंड्री है? कंडक्टिंग। जैसे ये देखिए, अंदर एक सिस्टम बंद है, इसके अंदर पानी है, तो एक सिस्टम है। बाहर की दुनिया इसके लिए क्या है? सराउंडिंग है। ये एक सिस्टम है। सिस्टम कुछ भी ले सकते हैं आप। सिस्टम ये किताब, ये बॉटल भी हो सकती है, ये पेन भी हो सकती है ना, ये रिमोट भी हो सकता है। कोई भी सिस्टम बना सकते हैं आप, किसी को भी सिस्टम बोल सकते हैं। सिस्टम बड़ा भी, सिस्टम में आप भी हो सकते हैं। हमारी बॉडी भी तो एक सिस्टम ही है, ठीक है। तो सिस्टम आप कुछ भी मान सकते हैं, उसके अलावा बाकी सब सराउंडिंग है। सिस्टम को जो सराउंडिंग से सेपरेट करे वो बाउंड्री है। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है, इसके अंदर पानी भरा हुआ, तो इसके बाहर की दुनिया सराउंडिंग है, पूरी दुनिया सराउंडिंग है इसके लिए बाहर की। तो बताइए, ये जो ये लेयर है जो अंदर पानी को बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं होने दे रही है, बीच में एक लेयर है, इसे क्या बोलेंगे आप? बाउंड्री है। अभी बाउंड्री कैसी है वो चेक करिए आप। अगर ये ग्लास की बोतल मान लो होती और इसको मैं रख देता, तो यहां से बताइए हीट का फ्लो अंदर बाहर हो सकता था? तो बताइए कैसी बोलेंगे? अगर ग्लास की बोतल है तो कंडक्टिंग बाउंड्री है। यहीं पे अगर मान लीजिए मिल्टन बॉटल लूं, वो जो आती है जिसमें चाय गर्म रहती है, थर्मस फ्लास्क वाली बॉटल, तो बताइए उसमें जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है? नॉन कंडक्टिंग। उसमें चाय गर्म बनी रहती है, तो वो कैसी बाउंड्री है? नॉन कंडक्टिंग। हेलो, पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं सिंपल कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल ले लूं तो कंडक्टिंग है। और बताइए अगर मैं इसमें ऐसी बोतल ले लूं भाई साहब जिसके इधर उधर हीट फ्लो हो ही नहीं सकता, जैसे आप थर्मस फ्लास्क खरीदते हैं, या वो जो पानी गर्म बनाए रखने की बोतल आती है वो लेते हैं, तो वो बोतल लेके आते हैं, तो उसमें ऐसी लेयर होती है जिसमें हीट का फ्लो बहुत ना के बराबर ही होता है। हालांकि उनमें भी होता है थोड़ा बहुत, परफेक्टली इंसुलेटेड वो भी नहीं होती है, लेकिन उसमें ना के बराबर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टिंग। अगला देखिए, रिजिड फ्लेक्सिबल। जैसे मान लीजिए कांच की बोतल होती है, मैं इसको दबाता तो नहीं दबती। अभी प्लास्टिक की देखिए दब रही है, प्लास्टिक की दब रही है। तो अगर दब रही तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, नहीं दबे तो रिजिड है। जैसे बैलून ले लीजिए, बैलून अगर आप लेते हैं तो मान लीजिए आपने बैलून लिया, इसके अंदर हवा भर दी, हवा भर दी तो अंदर क्या है? सिस्टम है। बाहर की दुनिया क्या है? सराउंडिंग है। और ये जो बैलून की लेयर है जो इसको अलग कर रही है, वो क्या है? ये बाउंड्री है। इसको ऐसे दबाएं तो ये दबेगा कि नहीं दबेगा? दबेगा, तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। और अगर कांच की बोतल ले ले, लोहे की बोतल ले लीजिए, कांच की छोड़िए लोहे की ले लीजिए, रिजिड बाउंड्री है। बाउंड्री में भी रियल एंड इमेजिनरी दोनों। ये रियल इमेजिनरी क्या होता है? ये सबसे कंफ्यूजिंग है। ये तो ठीक है, समझ में आ जाता है। रियल इमेजिनरी क्या है? देखिए, रियल और इमेजिनरी की एक सही डेफिनेशन समझिए। रियल का मतलब होता है जिसे आप छू के एहसास ले सकते हैं, वो रियल है। और जिसका आप सिर्फ एहसास ले सकते हैं, वो इमेजिनरी है। क्या कह दिया? समझ पा रहे हैं? जैसे आपकी कोई मान लीजिए महिला मित्र है ना, आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, तो मान लीजिए आप उसका हाथ टच कर सकते हैं, तो वो रियल है। अब आप कैटरीना कैफ के बारे में भी सोचते होंगे, वो इमेजिनरी है वो भी, लेकिन वो इमेजिनरी है आपके लिए। समझ पा रहे हैं? तो रियल मतलब जिसे आप छू के एहसास कर सकते हैं, वो रियल है। और जिसका आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं, वो इमेजिनरी है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से फील आ गया होगा। हाँ। अब देखिए उसके बाद परमिएबल इम्परमिएबल, अभी मैं इस पे और आऊंगा, रियल इमेजिनरी पे भी और आऊंगा। जैसे मान लीजिए इस बॉटल को मैं बाउंड्री को छू सकता हूँ, इसको छू सकता हूँ, तो ये क्या रियल है ना? ये रियल है ना। इमेजिनरी क्या होती है उस पर भी आऊंगा मैं। रियल समझ में आ गया? रियल का मतलब छू छू रहा हूँ, देखो इसको बाउंड्री को छू रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है उंगलियों को, भाई साहब मैं टच कर रहा हूँ, हाँ ये रियल है। ठीक है, इमेजिनरी पे भी मैं और आता हूँ। अभी फिलहाल आपको समझ में थोड़ा बहुत आ ही गया होगा। परमिएबल इम्परमिएबल क्या होता है? परमिएबल मतलब जैसे स्किन है आपकी, है ना, स्किन के थ्रू आपका पसीना बाहर आता है, तो ये जो आपकी लेयर है स्किन की, ये कैसी है? परमिएबल बाउंड्री है। अंदर से सिस्टम से पसीना बाहर आ रहा है, ऐसे छेद थोड़ी कर रखे हैं आपने, लेकिन परमिएबल है, छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, तो परमिएबल बाउंड्री है। ये भी बताइए, अगर मान लीजिए कांच की बोतल के अंदर पानी भर दिया या प्लास्टिक की बोतल के अंदर पानी भर दिया, तो यहां से थोड़ी पानी बाहर आ जाएगा, यहां से निकालो पानी बाहर, कैसे निकल आएगा? बना हुआ अंदर, नहीं निकल रहा बाहर। तो ये कैसी बाउंड्री? इम्परमिएबल है। मेरे ख्याल से जिन पे मैं टिक लगा रहा हूं वो सब बिल्कुल क्लियर होंगे। डायथर्मिक, एडियाबैटिक क्लियर, रिजिड फ्लेक्सिबल क्लियर, रियल क्लियर, इमेजिनरी पे बात करते हैं, परमिएबल इम्परमिएबल क्लियर, ये छोड़ के बाकी सब क्लियर। यानी ये तो ज्यादा ही क्लियर हो गया, ऐसी क्या?
अच्छा, फ्लेक्सिबल को नॉन रिजिड भी बोलते हैं। अगर कहीं पे लिखा जाए फ्लेक्सिबल की जगह नॉन रिजिड तो भावुक मत हो जाएगा, एक ही बात है। फ्लेक्सिबल को क्या बोलते हैं? नॉन रिजिड। इधर लिख लेते, नहीं तो उधर कहीं क्या लिखा था, अभी डिस्कशन ग्रुप पे आ जाएगा तुरंत, ये क्या लिखा था सर ने। सुन भी लिया करो ना, दोनों कानों का, आंखों का, सबका इस्तेमाल करिए, जितनी आपको इंद्रियां दी हैं ऊपर वाले ने। ठीक है, अब बसता है इमेजनरी को थोड़ा सा और फील ले लेते हैं। देखिए, इमेजनरी को आप समझने के लिए क्या करिए, एक कंटेनर ले लिए, 21 नंबर पे आइए। मैं जो भी बातें बोलूंगा उन सबको आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, तो आप ध्यान सुनते रहिए बस, है ना। मान लीजिए आपने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने पानी भर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको खोल दो, ओपन एटमॉस्फेयर में पानी को गर्म करिए, यहाँ पे आपने एक सोर्स लगा दिया, ये बर्नर लगा दिया। सॉल्यूशन आप पढ़ चुके हैं, जब इसको गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए एनर्जी पाएंगे, माइक्रो बबल्स बनेंगे, फिर ये ऊपर की तरफ भी जाएंगे। बाहर से इनको कोई रोक रहा है, कौन रोक रहा है इनको बाहर से? तो आप कहेंगे बाहर से इनको रोकता है एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, है ना। बाहर से इनको कौन रोक रहा होता है? एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm। तो आप बताइए बाहर से इनको रोकने वाला कोई है क्या? यस, बिल्कुल है। तो ये प्रेशर रोकता है इसको बाहर से जो लग रहा है। ये कितना प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर बताइए? 1 atm, है ना। तो बाहर से इनके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है 1 atm, और वो प्रेशर चाहता है कि भाई साहब ये यहां से ना जाए, बबल्स ऊपर की तरफ ना जाए, ये प्रेशर इनको रोकना चाहता है। ये सब सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं। तो ये पी एक्सटर्नल है, 1 atm है, ये चाहता है इनको रोक दे। अच्छा, कौन है पी एक्सटर्नल में? ये बना कैसे है, ये किस एटमॉस्फेयर से बना है? तो आप कहेंगे इसमें पार्टिकल होते हैं, किसके? जैसे कुछ पार्टिकल्स N2 के हैं, नीले वाले मान लो ये सब N2 के हैं, ये सब होंगे यहाँ। और एयर है ना भाई, कुछ मान लीजिए पीले पार्टिकल बना लीजिए, और ये पीले पार्टिकल मान लीजिए O2 के हैं, तो ये सब O2 के पार्टिकल है। तो पार्टिकल तो होंगे ना भाई, तो N2O2 के पार्टिकल होंगे खूब सारे यहाँ पे, है ना। तो आपने खूब सारे पार्टिकल बना लिए, ये सब N2O2 के पार्टिकल है। ये क्या चाहते हैं, इनका क्या मकसद है? इनका मकसद है कि ये पार्टिकल्स चाहते हैं कि भाई साहब ये एक्सटर्नल प्रेशर बना रहे हैं, और ये चाहते हैं कि ये लोग ऊपर ना उठें, ये बबल्स ऊपर ना उठें, इनको रोक रहे हैं बार बार। ये हल्का सा उठते हैं, इनको प्रेशर क्रिएट करके यहीं फोड़ देते हैं, फिर बहुत एनर्जी आएगी तो ये ऊपर जा पाएंगे। ठीक है, ये सब तो बातें हो चुकी हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ में मुद्दे की बात है कि ये हमारा सिस्टम, ये कौन है? ये हमारा सिस्टम है। और बाहर की दुनिया ये जो है, बाकी ये सब क्या है? ये सब सराउंडिंग है। देखिए बाहर की दुनिया ये सब क्या है? ये सब सराउंडिंग है। ये सब जो बाहर आपको नजर आ रहा है, ये सब सराउंडिंग है, ये सिस्टम है। तो सवाल उठता है, ये सिस्टम है पानी का लेयर, और ये बाहर की दुनिया सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री कहाँ है? कहीं ये बाउंड्री, अरे ये तो इधर से क्या बाउंड्री? ये दोनों कांटेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ से, तो यहाँ इनके बीच में कोई बाउंड्री होगी ना, वो कहाँ है? उसको टच करिए, कहना टच करके देखो इसको। जैसे मैंने बॉटल को टच किया था तो मेरे को फील हो रही है ना बाउंड्री, देखो ये फील हो रही है बाउंड्री। इसको टच करके दिखाओ। कह रहे भाई साहब ये सिस्टम है पानी का और ये सराउंडिंग है, इसको टच करके दिखाओ बाउंड्री कहाँ है। तो आपने मान लो कहा कि मैं यहाँ टच कर रही हूँ, यहाँ पे आप हाथ लगा रहे हैं, तो कहेंगे भैया ये तो सिस्टम है ना। कह रहे यहाँ लगा दूं हाथ यहाँ, तो कहेंगे ये भी सिस्टम ही है भाई, ये पानी है तो सिस्टम ही तो है ना, ये बाउंड्री थोड़ी है, ये तो सिस्टम है। समझ पा रहे? ये सिस्टम टच कर रहे हैं आप। कह रहे हैं यहाँ हाथ लगाऊं तो यहाँ एयर में आपको कुछ महसूस होगा, ऐसे हाथ लगा के बैठे, कुछ महसूस हो रहा है क्या? कुछ नहीं। तो आप बोलेंगे भाई साहब ये सिस्टम है और इसके बाहर की दुनिया सराउंडिंग है, तो इनके बीच में एक इमेजिनरी लेयर है यहाँ पे, उसे आप फील कर सकते हैं कि हाँ है, लेकिन आप टच नहीं कर सकते जाके, कि मैं जाके हाथ लगा के टच करूं, कहाँ है वो, फील नहीं हो रही है। समझ पा रहे हैं? तो जिसका आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं वो क्या है? वो इमेजिनरी बाउंड्री है। तो यहाँ कौन सी बाउंड्री काम कर रही है इन दोनों के बीच में? इमेजिनरी बाउंड्री। कितनों को बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। तो अब देखिए इमेजिनरी बाउंड्री वाला फील भी आपको दे दिया मैंने, ये भी क्लियर है। अब सारे टर्म्स क्लियर है मेरे ख्याल से। अब आ जाइए, मैंने आपसे क्या कहा था, 3 चीजें आपको पढ़नी है, पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग, और तीसरा बाउंड्री। तो बाउंड्री तो आपने समझ लिया, अब सिस्टम पे आ जाइए, 22 नंबर पे। बाउंड्री आपने समझ लिया, टाइप्स ऑफ सिस्टम पे आ जाए। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों को जरा समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की। स्लाइड नंबर 23 पे आ जाइए, या तीनों को एक साथ ही कर लेते हैं। तो पहला मैंने लिखा ओपन सिस्टम, दूसरा मैंने लिखा क्लोज सिस्टम, और तीसरा पढ़ने जा रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों में फर्क क्या देखिए। जैसे अब एक कंटेनर लो, और इस कंटेनर को ऐसे ले लिया, 3 कंटेनर बना लो पहले तो।
तीनों फर्क समझिए। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम का मतलब है खुला सिस्टम, इसको खोल दीजिए ऊपर से। जब खोल देंगे, मान लीजिए अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ है, सपोज पानी भरा हुआ है, आपने हीट किया तो उसकी वेपर कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। उसकी वेपर्स बाहर की तरफ जाएंगी तो क्या अपना मास लेके जाएंगे? यस। तो बताइए मास ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मुझे भाई साहब आपसे मास ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? कहेंगे हाँ होगा, यस। कह रहे बताइए यहाँ से पार्टिकल जब बाहर की तरफ जाएंगे तो मास अपना लेकर के जाएंगे, तो अपने साथ एंथैल्पी भी, अपनी हीट भी लेके जाएंगे। भाई आप पार्टिकल्स जा रहे हैं तो उनके अंदर हीट भी तो होगी ना, अकेला मास कैसे होगा? है ना। शरीर जा रहा तो ऊर्जा तो जाएगी ना साथ में, तो देखिए हीट ट्रांसफर भी होगा साथ में, उनके अंदर हीट भी होगी। तो हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है। तो बताइए जब दोनों ट्रांसफर होंगे तो आप बोलेंगे ऐसे सिस्टम को नाम क्या देंगे? ओपन सिस्टम। तो ये है ओपन सिस्टम। नेक्स्ट पे आइए, क्लोज सिस्टम में क्या करेंगे? क्लोज सिस्टम में क्या करते हैं देखिए ध्यान से, इसको बंद कर देते हैं ऊपर से। अब यहां मान लीजिए आपने पानी भरा या कोई सब्सटेंस भरा, इसको आपने गर्म किया तो इसकी वेपर्स ऊपर जाएंगी, लेकिन ये टकरा करके वहीं रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि बाहर सिस्टम बंद है। बाहर सिस्टम बंद है तो क्या मास ट्रांसफर आपने ब्लॉक कर दिया? यस। तो आप कहेंगे इस बार मैंने मास ट्रांसफर को बंद कर दिया, लेकिन ध्यान दीजिए हीट ट्रांसफर अभी भी जारी है। कह रहे हीट ट्रांसफर कैसे जारी है? तो आप कहेंगे ये अंदर क्या है सिस्टम, बाहर की दुनिया क्या है सराउंडिंग, ये जो अलग कर रही है एक लेयर, इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री। ये बाउंड्री है यहाँ पे। तो बताइए जो बाउंड्री है दोनों को अलग कर रही है, इस बाउंड्री के थ्रू हीट बाहर जा सकती है कि नहीं जा सकती? डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। आप बोलेंगे कि आपको बोलना चाहिए, आप कह देंगे हाँ जाएगी, तो फिर आपका हो गया। आपको बोलना चाहिए कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, मतलब डायथर्मिक है या एडियाबैटिक है। तो आपने बोला कि भाई साहब चलो मैंने अभी तो कंडक्टिंग लिया है, अभी मैंने जो बाउंड्री ली है ना कंडक्टिंग ली है। मान लीजिए एक बर्तन लीजिए और बाहर की जो लेयर है ये कंडक्टिंग है, अंदर कुछ आप गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपना हाथ लगाइए, इंसानी पंजा, ये देखिए क्या है, उंगलियां सब एक बराबर है क्या? ऐसे इंसानी पंजा, इंसानी पंजा ऐसे लीजिए और ऐसे टच कराइए। बताइए इसको अगर आप टच करा देंगे, है ना, बाउंड्री को, लाल वाली को टच करा दें, तो हाथ गर्म होगा कि नहीं? हाथ जलेगा कि नहीं? यस जलेगा। तो कहेंगे ये जल रहा है, यानी कि यहाँ तक हीट पहुंच रही कि नहीं? यस पहुंच रही। कहेंगे लेकिन ये तो बाउंड्री है। कह रहे ओके, कह रहे यहाँ हाथ रखो जरा, बाउंड्री को मत टच करो। कह रहे यहाँ हाथ रखो। अगर आप यहाँ हाथ रखें, बताइए तो ये तो सराउंडिंग में रखा है ना हाथ आपने, तो यहाँ पे हीट पहुंच रही कि नहीं? आपको कुछ गर्म लगता है कि नहीं लगता हाथ में? है ना, थोड़ा दूर रखो ना, ऐसे टच मत करो, है ना, तो तब भी आपको गर्म लगेगा। तो यानी कि हीट का फ्लो बाहर की तरफ भी आ रहा है, यानी कि हीट का फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि कंडक्टिंग बाउंड्री है। हेलो, तो बताइए हीट का फ्लो हो रहा है। यस। मास का ट्रांसफर आपने बंद कर दिया, क्योंकि आपने सिस्टम चारों तरफ से बंद कर दिया। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे आप? क्लोज सिस्टम है। कितने लोग क्लियर मामला? तीसरे पे चले। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जांपल अगर आप लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का, तो इसमें कहानी अलग होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें मेरे को दोनों ट्रांसफर ब्लॉक करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक इंसुलेटर की लेयर चढ़ा दूंगा। आइसोलेटेड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे। बाउंड्री जो लेंगे ना इस बार थोड़ी खतरनाक टाइप की लेंगे, देखो ऐसे। तो बाउंड्री आपने इस प्रकार की ली, तो इस बार ये जो बाउंड्री आपने ली ये इंसुलेटेड है, मतलब इंसुलेटर लगा दिया आपने बाउंड्री में। तो आपसे पूछा था ये जो बाउंड्री आपने बनाई है ये कैसी बाउंड्री है, तो आप कहेंगे नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। इस बार देखिए ध्यान से, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है। पिछली बार जो आपने बाउंड्री ली थी वो कैसी थी? वो कंडक्टिंग बाउंड्री थी। इस बार नॉन कंडक्टिंग है। जब नॉन कंडक्टिंग है, सिस्टम चारों तरफ से बंद है ना, सिस्टम चारों तरफ से बंद तो ही है। तो बताइए अंदर से जो कोई सिस्टम है वो बाहर तो जा ही नहीं पा रहा है, मास तो ट्रांसफर हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सिस्टम चारों तरफ से बंद है। और आपने नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री ले ली, तो बताइए हीट का फ्लो भी बंद हो गया। तो हीट भी अंदर बाहर, ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। तो बताइए क्या क्या हो गया, क्या क्या बंद कर दिया आपने? मास ट्रांसफर ब्लॉक कर दिया, यस। हीट ट्रांसफर भी आपने ब्लॉक कर दिया, यस। जब आप दोनों ब्लॉक कर देंगे तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे आप? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उदाहरण लें कि आइसोलेटेड सिस्टम कौन होते हैं, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे थर्मस फ्लास्क, है ना। चलिए अब चर्चा करना शुरू करते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं मेरे को सब समझ में आ गया, ठीक है, ये ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है, ये आइसोलेटेड है। ओपन में दोनों ट्रांसफर होते हैं, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर आप ब्लॉक करते हैं, हीट ट्रांसफर जारी रहता है, आइसोलेटेड में दोनों बंद कर देते हैं। आइसोलेटेड वर्ड आपने सुना हो, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है वो आइसोलेट हो गया दुनिया से। आइसोलेट होने का मतलब होता है कि उसका दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, मुक्त हो गया, माया मोह से मुक्त। तो ना वो दुनिया से कुछ लेगा ना दुनिया को कुछ देगा, कुछ नहीं करेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कुछ नहीं करेगा। तो जिससे आइसोलेटेड आदमी हो जाता है, वो कुछ नहीं करता है ना, ना दुनिया से कुछ लेगा ना दुनिया, ऐसा व्यक्ति आइसोलेटेड कहा जाता है, समाज से कटा हुआ, बराबर। तो ऐसा रियलिटी में मिलता नहीं आदमी। आप बताइए आदमी कहे भाई साहब मैं आइसोलेटेड हो गया हूं, तो आप आइसोलेटेड हो गए मतलब आप दुनिया से ज्यादा वास्ता नहीं रखते, लेकिन आप खाना कहां से खाएंगे? दुनिया से खाएंगे। तो आप हीट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं, है ना। सांसें छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? तो भैया हीट दे भी रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम होता नहीं है कोई परफेक्टली दुनिया में, है ना। आप कहेंगे भाई साहब थर्मस फ्लास्क, है ना, थर्मस फ्लास्क आप एग्जाम्पल तो लिख सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट एन एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल। थर्मस फ्लास्क में आप चाय भर दीजिए, क्या जिंदगी भर के लिए गर्म बनी रहती है? 100 साल बाद आएंगे उतनी गर्म चाय मिलेगी आपको? नहीं। इट इज नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। लिख देते हैं लोग, लेकिन इट इज नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर पूछा जाए क्या परफेक्ट एग्जाम्पल है, नहीं, हो ही नहीं सकता ना परफेक्ट एग्जाम्पल। किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का।
इसीलिए गाना बनाए दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? दर्द जमाने का पीना ही पड़ेगा। मतलब आप आए हैं ना, आप सिस्टम है, आप दुनिया में आए हैं, आप बबलू हैं, आपका नाम बबलू है, आप जमाने में आए हैं, तो खेलना पड़ेगा आपको सराउंडिंग के साथ। बिना खेले आप रह नहीं पाएंगे, या तो दुनिया में रहिए मत, निकल लीजिए। निकल लीजिए तो क्या होगा, निकल लेंगे तो क्या होगा, अच्छा आपका शरीर यही दुनिया में छूट जाएगा, लोग उसको जला देंगे, आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी सराउंडिंग में, आपका शरीर कहीं दफन कर दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। मास यही रह जाएगा मेरे दोस्त, एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व होती है, और यही पहला कानून कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, यूनिवर्स की एनर्जी ना घटेगी ना बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब मैं आपसे मैं एग्जांपल पूछता हूं, खत्म करता हूं क्लास को। दो एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को बता दीजिए, उसका निकल लीजिए। आपसे मैं पूछूं क्लासरूम कैसा एग्जांपल, आपको समझ में आ गया तो मैं आपसे पूछता हूं क्लासरूम कैसा एग्जांपल है। चार ऑप्शन है, पोल करना है। आपको समझ में आ गया तो पोल करिए फटाफट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कह नहीं सकते, चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तब तक ही करिए, दूसरा क्वेश्चन की तैयारी करिए। सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में कक्षा में घूमती हुई सैटेलाइट क्या होती है? चार ऑप्शन, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। कह नहीं सकते। हाँ भाई, 64% लोग का सही हुआ पहला वाला। दूसरे पे आ जाइए, सैटेलाइट के लिए जरा पोल करिए, सैटेलाइट के लिए पोल करता हूं। ठीक है, तो पहले का आंसर है क्लासरूम जो है वो एक ओपन सिस्टम है। क्लासरूम मेरे दोस्त ओपन सिस्टम है, और जो सैटेलाइट है 64% लोग का सही हो रहा है, वो एक क्लोज सिस्टम है। क्यों? तो आप कहेंगे क्लासरूम का एग्जाम्पल यहां देना चाहिए आपको, पहले वाले में। ये एग्जाम्पल यहां पे आएगा क्लासरूम। क्लासरूम का एग्जाम्पल यहां से क्यों आएगा? जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है, उसमें सुनील बैठा है, बबीता बैठी है, सब यहाँ बैठे हुए हैं, सुनील, डिंपल, बबीता सब यहाँ बैठे हुए हैं। अचानक से सुनील का मन किया, उसने कहा मास्टर से मेरे को बाहर जाना है। ठीक है, मास्टर ने कहा ओके चले जाओ, जरूरी काम है तो चले जाओ, निपटा के आओ। तो सुनील बाहर चला गया। देखिए, जब सुनील बाहर की तरफ जाएगा तो क्या वो अपना वजन लेके जाएगा? 50 kg अपना वजन, पूरा शरीर लेके जाएगा ना? सुनील अपना शरीर पीछे थोड़ी छोड़ जाएगा। सुनील ने अपना शरीर लेके बाहर चला गया, तो मास ट्रांसफर हो गया। यस। अच्छा, सुनील अगर शरीर लेके बाहर जाएगा तो क्या आत्मा अपने पीछे छोड़ जाएगा? कि अगर शरीर ले गया बाहर, आत्मा कक्षा में छोड़ गया, भटक रही है, ऐसा तो होगा नहीं। तो आत्मा भी लेके जाएगा। आत्मा इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? तो सुनील दोनों लेके जा रहा है। अकेला मास ट्रांसफर कहां से हो जाएगा? तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर, यानी कि हीट ट्रांसफर भी हो रहा है। तो दोनों ले गया सुनील बाहर। हालांकि सुनील जब वापस लौटता है तो कई बार ऐसा होता है कि मास थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा कई बार आप देखेंगे कि मास थोड़ा सा, अमोल लिख रहे हैं, मनीषा, सुमित, हाँ, वो आप सोचिएगा क्यों कम हो जाता है। तो सुनील बाहर गया तो मास ज्यादा ले गया, अंदर आया तो मास थोड़ा कम हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन मास ट्रांसफर बाहर भी हो सकता है और मास ट्रांसफर वापस अंदर भी हो सकता है। तो मास ट्रांसफर पॉसिबल है, यस। हीट ट्रांसफर भी पॉसिबल है, यस। ओपन सिस्टम में कौन? क्लासरूम। ठीक है, ओके। अब आ जाइए उसके बाद, अर्थ कैसा है? अर्थ, अगर ऐसे पूछे अर्थ कैसा एग्जाम्पल, तो अर्थ भी ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लासरूम समझ में आ गया, अर्थ भी ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। देखिए, अर्थ में क्या होगा, एक गोला है अर्थ। अब आपके अर्थ ही तो होता है हर जगह, हम तो धरती पे रहते हैं, बाकी हम पता ही नहीं। धरती के अलावा और भी तो गोले हैं। मान लीजिए मंगल चला गया आदमी, मंगल पे चला गया, मंगल पे आदमी चला गया, तो बताइए मास ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? साथ में शरीर ले जाएगा, आत्मा भी ले जाएगा, हीट ट्रांसफर हुआ, यस। दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। अर्थ एक गोला है, एक गोले से दूसरे गोले पे जा सकते हैं, ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में आइए, सैटेलाइट इन द ऑर्बिट इसका एग्जाम्पल है। सैटेलाइट से मेरे दोस्त क्या होता है, जैसे आप सैटेलाइट भेज रहे हैं ऊपर, तो वहां से सिग्नल्स आते हैं। ऐसा थोड़ी होता कि सैटेलाइट में आपने आप ऊपर सैटेलाइट में आदमी भेज दिया है ना, अंदर वहां घूम रहा है सैटेलाइट में, ऐसे सैटेलाइट बनी होती है, ऐसे घूम रहा है उसमें। मान लीजिए आपने सैटेलाइट भेज दिया, तो वहां से क्या चिट्ठी लिख के भेजोगे? क्या बबलू वहां घूम रहा है सैटेलाइट के अंदर, वहां चिट्ठी लिख के भेज रहा है कि अचार भिजवा देना, कि बीकानेर से अचार भिजवाना? दादी के हाथ का अचार मंगवाएगा क्या यहाँ से बबलू? नहीं, है ना? यहाँ से चिट्ठी लिख के थोड़ी भेजेगा कि कृपया अचार भेज दीजिए, आम का अचार खत्म हो गया है, यहाँ से भेज रहा है सैटेलाइट से, ऐसा थोड़ी होता है। सिग्नल्स आते हैं वहां से, है ना? सिग्नल्स आते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट ट्रांसफर होता है वहां से, है ना? वहां से क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा।
मास ट्रांसफर नहीं होगा, चिट्ठी नहीं लिखी जाती, चिट्ठी ना कोई संदेश। तो सुनील यहाँ बैठा हुआ है, बबलू यहाँ बैठा हुआ है अंतरिक्ष में, है ना, वहां से मान लीजिए सैटेलाइट में आप आदमी भेज दीजिए ना, तो भी वहां पे, और सैटेलाइट से चिट्ठियां थोड़ी आती हैं, सैटेलाइट से सिग्नल्स आते हैं। हीट ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बता दिया, थर्मस फ्लास्क, बट नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल। अगर आपसे पूछा जाए परफेक्ट एग्जांपल दुनिया में आइसोलेटेड सिस्टम का क्या है, तो आप कहेंगे द होल यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। खत्म करती है क्लास यहाँ पे, निकल लीजिए पीछे के रास्ते से, आखिरी लाइन लेके जाइए। द होल यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा कहीं लिखा मिला तो ये भी ठीक है। क्यों? देखिए, अगर आप पूरी दुनिया, पूरा जो यूनिवर्स है, दुनिया भी नहीं, मतलब दुनिया तो आपके लिए यही होती है ना, सबकी दुनिया अलग अलग होती है। अब देखिए, मैं अगर ये दुनिया वर्ड यूज करूं, कह रहे पूरी दुनिया, कई लोग कहते हैं तुम ही मेरे लिए दुनिया हो, हैं? तो भैया दुनिया तो सबकी अपनी अपनी, किसी की दुनिया छोटी, किसी की बड़ी हो जाती है। तो यूनिवर्स की बात करिए, ब्रह्मांड की बात करिए, है ना। द होल यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप कहते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा यूनिवर्स अभी आपने दिखाया था, ऐसा, इस पूरे को मैं सिस्टम मान लूं, इसको पूरे को इन्वेस्टिगेशन में ले सकता हूं ना, इन्वेस्टिगेशन में पूरे को ले लिया मान लो मैंने, तो ये पूरा मेरे लिए सिस्टम हो गया। तो बताइए दुनिया में कुछ है ही नहीं फिर इसके अलावा, मतलब दुनिया भी क्या बोली, ब्रह्मांड में अब कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गया, अब कुछ है ही नहीं ना, यही सिस्टम मेरा। अगर ये सिस्टम है तो जो होगा वो अंदर ही होगा, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। जब बाहर कुछ है नहीं तो आप हीट ट्रांसफर कहां करोगे, मास ट्रांसफर कहां करोगे? जो करोगे यही करोगे, और जो करोगे यही करोगे, तो इसकी नेट एनर्जी कंजर्व रहेगी, ना मास कहीं बाहर जाएगा, ना अंदर आएगा, ना एनर्जी कहीं बाहर जाएगी, ना अंदर आएगी। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। तो कहीं लिखा मिले आपको द होल यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, सही बोला। नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।